करके आए, तो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है। इंस्ट्रक्शन आपने दिया, बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है। इसमें क्या है, टीचर ने कमांड एक बार दिया, बच्चे ने अपने आप प्रैक्टिस किया, तो बच्चे के ऊपर भी है वो कैसे प्रैक्टिस करता है। तो प्रैक्टिस हुआ, ये सेकंड टेक्निक। थर्ड होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होता है जब आप टीचर होके रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को भी शेयर कर सकते हो। दो बच्चों को 30 मीटर एक भागेगा, दूसरे वाला टाइम नोट करेगा, और जो टाइम नोट करेगा वो ये भी बताएगा कि स्टार्ट में गलती हुआ आपसे या क्लोजिंग फिनिशिंग में गलती हुआ। फिर दूसरा भागेगा, वो उसको नोट करेगा। तो रेसिप्रोकल एक और टीचिंग स्टाइल रहता है जिसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बच्चों को भी देते हैं कि बेटा आपको पता है कैसे भागना है, मैं आपको दूर से ही देखता रहूंगा, पर आज रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, मैं टाइम नोट नहीं करूंगा, आप करोगे। ताकि अब क्या होगा कि वो जब उसको देखेगा तो वो भी सीख रहा होता है। वो सीख रहा होता है कि उसको टेक्निक के बारे में बताना है अपने मित्र को, अपने सहयोगी को, कि भाई आज तुम जब भाग रहे थे तुम्हारा शायद स्टार्ट अच्छा नहीं था, वो पूछा क्या गलती हुआ, तो वो फीडबैक आपका पीयर टू पीयर देगा, तो आपके कोच की बजाय। एक होता है आपका सेल्फ चेक का। यहाँ पर सेल्फ चेक का नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल है। रेसिप दोबारा बता रहा हूँ, कमांड में हमने बोला प्रैक्टिस, बच्चा खुद प्रैक्टिस करेगा। रेसिप्रोकल, एक को बोला दूसरा देगा फीडबैक। सेल्फ चेक होता है आपका जिस प्रोसेस में बच्चा खुद को चेक करके बताएगा। इस स्टाइल में क्या रहता है, आपने बच्चों को बोला कि आप अपने 5 राउंड मार कर आइए, और आप अपना टाइम भी नोट करके आओ, और बताओ कि आपने क्या गलती किया, क्या अच्छा किया। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे को सेल्फ चेक का दे दिया। आपके पास दूसरा बच्चा भी नहीं हेल्प करने के लिए, आप वापस करके आए कि गुरुजी आज मैंने जो पहला राउंड भागा उसमें बॉडी अच्छी फील कर रही थी, मेरा टाइमिंग आया 40 सेकेंड, दूसरे वाले में 41 आया, शायद उसमें मुझसे स्टार्ट में गलती हुआ, चौथे वाले में 44 आया, थोड़ा बॉडी टायर्ड हो गया था। इसको हम सेल्फ चेक टेक्निक बोलते हैं, जिसमें गुरु अपने शिष्य को बोलता है कि आप अपने आप जाइए, अपने आप ट्राई करिए, और इन पैरामीटर्स पे चेक करके बताइए कि आपको कैसा परफॉर्म किया। और ये पैरामीटर आप डिफाइन कर सकते हो, आप बोल सकते हो टाइमिंग नोट करना है आपको, या आपको वॉल प्रैक्टिस करना है फुटबॉल को, आपको 50 बार किक मारना है और आपको चेक करके वापस आना है। एक बड़ा नेक्स्ट जो मेथड होता है कि इंक्लूजन। इंक्लूजन वो होता है कि जहां पर हम, अभी तक हमने हर बच्चे को सेम शीट दिया, कमांड, सब कमांड्स मार्च ड्रिल कर रहे हैं, प्रैक्टिस में सब फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेसिप्रोकल में एक कर रहा है दूसरा सपोर्ट कर रहा है, सेल्फ चेक में मैं खुद कर रहा हूँ, खुद ही बता रहा हूँ। इंक्लूजन बड़ा इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल निकाला गया कि हम बच्चे की तरफ शिफ्ट करेंगे। ऐसा कैसा कोचिंग स्टाइल हो कि हर बच्चे को उसके हिसाब का टारगेट मिले, उसको हम इंक्लूजन टीचिंग स्टाइल बोलते हैं। कि हर बच्चा अपने हिसाब से करे, और मैं टीचर अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिल डिजाइन कर सकूं सेम क्लास में, ताकि हर बच्चा उसको अटेम्प्ट कर सके। सिंपल दिखाता हूं आपको, ये मेरा फोन है, ये मेरा ड्रिल है, एक और अगर बॉटल रहे सपोज, ये मेरा हर्डल है। तो अभी हर एक को बोला कि सबको इस हर्डल को पार करना है, तो कुछ लोग इसको पार कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, कुछ लोगों के लिए बड़ा है, कुछ लोग कुछ अपनी अगर फीमेल या गर्ल्स स्कूल में ऐसे कपड़े में ये कंफर्टेबल नहीं है उसके लिए करना। तो इंक्लूजन क्या बोलता है, अच्छा इसको अगर हम हडल को ऐसा कर देते हो, स्लांट कर देते हो, और ये बोले कि भाई जो एक आधा मीटर कूद सकता है वो यहाँ से कूदेगा, 1.25 मीटर वाला यहाँ कूदेगा, 1 मीटर वाला यहाँ कूदेगा, 1.25 वाला यहाँ, 1.5 वाला यहाँ। तो 5 बच्चों को लाइन में खड़ा किया उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, कि छोटी हाइट वाला इसका नया स्टार्टिंग है, तो इसको हम इंक्लूजन बोलते हैं। कि हर्डल हमने सबको सिखाया उसी दिन, पर हमने हर्डल को सबके लिए एक टारगेट की बजाय टारगेट अलग अलग कर दिया, इसको हम इंक्लूजन टेक्निक बोलते हैं। फिर एक होता है आपका डिस्कवरी टेक्निक। डिस्कवरी जैसा नाम ही बताता है कि बच्चों को कुछ खोज के आना है, बच्चे को आपको कुछ आइडिया देना है आपको। तो डिस्कवरी में क्या रहता है कि आप बच्चे को क्वेश्चन करते हैं आप, कि अच्छा एक चीज बताओ, अगर जब आप फुटबॉल खेलते हो तो जब साइड से फुट मारते हो तो तेज आ जाता है या फ्रंट से किक में तेज जाता है। तो बच्चा बोलेगा कि
शायद सर फ्रंट वाला तेज आता है। अच्छा, साइड किक मारने से क्या होता है? साइड से बेस पास के लिए यूज होता है। अच्छा, आपको बॉल को स्पिन करना हो तो क्या होता है? स्पिन करने के लिए ऐसा होता है। तो इसमें आप बच्चे बोलते हैं, चल ऐसा कर, तुम अपने आप जाके सीख के आओ, डिस्कवर करके आओ। तुम फुटबॉल की हर एंगल पे किक मारोगे और डिस्कवर करोगे कि कौन सी टेक्निक से फुटबॉल सबसे ज्यादा दूर जाती है या कौन से सबसे ज्यादा स्पिन होती है। तो आपने बच्चों को प्रॉब्लम खुद दे दी और कुछ स्ट्रक्चर दिया कि आज आप खुद करोगे, आज आप खुद डिस्कवर करोगे। मैं आपको नहीं बता रहा कि कौन सा बेस्ट टेक्निक है, आप अपना सोच लेके आओगे और उससे हम बात करेंगे। क्योंकि प्रोसेस में डिस्कवरी हो रही है बच्चे के लिए। बच्चे की डिस्कवरी है, अरे यहां से ऊपर से मारा तो बॉल कम स्पिन हो रही है, नीचे से ज्यादा हो रही है क्या? या स्पिनर है, स्पिनर को आपने बोला कि ऑफ स्पिन डालो, लेग स्पिन डालो, गुगली डालो, तो बच्चा डिस्कवर करेगा कि कौन सी ग्रिप से करने वाला है। उसको आप उस टाइम गाइड नहीं करोगे। तो इसको हम डिस्कवरी मेथड बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट पहलू है। दूसरा नेक्स्ट है डाइवर्जेंट प्रोग्राम। डाइवर्जेंट प्रोग्राम क्या रहता है कि आप, एक बड़ी अच्छी कहावत है, रमेश सर से सीखे मैंने, कि आपको इंदौर से भोपाल जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। आप ट्रेन से जाओ, फ्लाइट से जाओ, रोड से जाओ, ठेली से जाओ, गांव के रास्ते से जाओ। तो एक प्रॉब्लम को टैकल करने के बहुत अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। इनको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थॉट्स। अलग अलग सोच है सेम प्रॉब्लम तक पहुंचने के लिए। इसमें हम क्या प्रमोट करते हैं जब हम ऐसा सेशन कराते हैं बच्चों के साथ डाइवर्जेंट थॉट में? डाइवर्जेंट बोलते हैं कि इसको करने के तुम मैक्सिमम तरीके सोच के आओ, 10 तरीके सोच के आओ। अगर आपने बोला सपोज हर्डल्स का लीजिए, कि हर्डल्स भाई मैंने तुम्हें एक टेक्निक सिखाई है, आज तुम जाओ और देखो और 10 तरीके क्या हो सकते हैं। उसके लिए हो सकता है कि एथलीट अपने यूट्यूब वीडियो जाएगा, अरे यार बाकी हर्डलर कैसे भागते हैं, उनका स्टाइल बिल्कुल कैसा है, वो किस तरह लेग लिफ्ट करते हैं। तो वो 10 सॉल्यूशन लेके आएगा और ट्राई करके आएगा। डाइवर्जेंट हम यूज करते हैं बच्चों में ऑप्शन क्रिएट करने के लिए। सेम एग्जांपल देता हूँ डाइवर्जेंट थॉट। सपोज मैं बैडमिंटन खिला रहा हूँ, मैंने बच्चे को एक सिखाया कि भाई आपको जो ग्रिप है वो ऐसा होना चाहिए, अब इस ग्रिप से मारना है आपको। पर कुछ बच्चे होंगे जो ऐसा ही पकड़ेंगे, ऐसा ही पकड़ेंगे, उनका स्टाइल डिफरेंट है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कि अच्छा ऐसा करिए, टॉस मारने के लिए कितने टाइप की ग्रिप से काम चल जाएगा? नॉर्मली हम बोलते हैं कि टॉस मारने के लिए एक ही ग्रिप चाहिए। उससे हम बच्चे का माइंड ओपन करने का ट्राई करते हैं कि अगर वो ऐसे भी है ऐसे भी है, डिपेंडिंग अपन वो कैसे पावर जनरेट करता है और उसका माइंड एक्टिव होता है। इसको हम डाइवर्जेंट टीचिंग स्टाइल का नाम देते हैं, जहां पर बच्चा हमें 5 सॉल्यूशन खुद सोच के आता है। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंडिविजुअल प्रोग्राम, जहां पर एक बच्चे को स्टूडेंट सेंट्रिक रखते हुए उसके हिसाब से हम प्रोग्राम बनाते हैं। इंडिविजुअल प्रोग्राम का अगर बात करें तो, अगर आप सोचो कोई हाई परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट है, अगर हम अकेडमी का बात करें, वहां पर सपोज सिंधु है, साइना नेहवाल है, श्रीकांत है, प्रणय है, तो टॉप 10 के 5-6 प्लेयर हैं, बहुत अच्छे हैं। जब उनकी नीड के हिसाब से उनके साथ बैठ के जो इंडिविजुअल प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसको इंडिविजुअल स्पेसिफिक टीचिंग स्टाइल बोला जाता है। इसमें मैंने कमांड नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, वो सब अलग पार्ट हो सकते हैं। और जो मेरा प्रोग्राम है वो ऐसा है कि कहने को 8 बैडमिंटन कोर्ट है पर हर जगह इंडिविजुअल प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि उस एथलीट के हिसाब से, उस खिलाड़ी के हिसाब से आप प्रयास कर रहे हो उसको इंप्रूव करने का। नेक्स्ट होता है आपका लर्नर इनिशिएटेड। लर्नर इनिशिएट कहां पर? जहां पर सीखने वाला खुद बोलेगा कि मुझे ये करना है। सीखने वाला बोल रहा है कि नहीं, मुझको आज सिर्फ एंड्योरेंस करने का मन कर रहा है, और लर्नर पर मुझे एंड्योरेंस में भी ना ये 10 एक्टिविटीज ही करनी है। तो लर्नर इनिशिएटेड मॉडल में शिष्य जब गुरु के बराबर आ जाता है, एक लेवल पर जाने के बाद, सीनियर एथलीट है या इवन जूनियर एथलीट पे भी आप कई बार ये फ्रीडम दे सकते हो कि बच्चे डिसाइड करेंगे आज हम क्या खेलेंगे, और आप उनको फैसिलिटेट करते हो। तो इसको हम लर्नर इनिशिएट मॉडल बोलते हैं। लास्ट है आपका सेल्फ टीचिंग। सेल्फ टीचिंग वो होता है जहां पर बच्चा अपने आप सीख के आपके पास वापस आ जाता है।
बड़ा इंटरेस्टिंग है इसको। आपने सिखाया बच्चे को जंप करना, अब आप बोलोगे कि चलो हॉप ना कल घर पे सब अपने पापा मम्मी से सीख के आना। तो अपने आप गया, वो अपने आप सीखा, अपने आप उसने एक्सपेरिमेंट किया, वो आके बोलेगा गुरुजी कल मैंने घर पे ट्राई किया हॉपिंग वाला, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये सेल्फ टीचिंग का प्रोसेस है जहां पर बच्चा सेल्फ टीचिंग करता है और आप सिर्फ उसको एक हिंट दे दो तुम ये कर सकते हो। तो ये जो पूरा का पूरा पैटर्न है, ये बच्चे और चाइल्ड सेंट्रिक के दो अलग अलग तराजू उनको लेके चलता है। कभी पलड़ा टीचर का भारी है, कमांड में पूरा टीचर का हावी है, बच्चे फॉलो कर रहे हैं। सेल्फ टीचिंग में पूरा बच्चे का हावी है, टीचर उसे फॉलो कर रहा है, बीच में कहीं ना कहीं बैलेंस आ रहा है। और ये सारे टीचिंग स्टाइल सही या गलत के पहलू से नहीं है। आपके एथलीट का लेवल क्या है, आपके स्टूडेंट का लेवल क्या है, आप किस तरह का माहौल बनाना चाहते हो। क्योंकि जितना इंडिविजुअल प्रोग्राम डिस्कवरी डाइवर्जेंट होगा, कॉग्निटिव काम करना शुरू करेगा बच्चे का। प्रैक्टिस में बोला है, गुरुजी ने बोला है 10 बॉल मारो, 10 बॉल मारो, 10 आधा घंटा खो खो खेलो, आधा घंटा खो खो खेलो। इंक्लूजन बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, जैसे हम बच्चों के लिए मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल दिया। छोटे बच्चों के उदाहरण के लिए इंक्लूजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां पर बच्चों की अलग अलग कैपेबिलिटीज हैं। फुटबॉल है तो ऐसा गेम कि भाई कोई हवा में ना खेले, छोटे बच्चे हैं, सबको पास करना जरूरी है। अगर सबके पैर से टच हो गया तभी गोल माना जाएगा। उनको अलग अलग रोल देना, कभी गोली को स्ट्राइकर बनाना, स्ट्राइकर को गोली बनाना। इंक्लूजन बिल्कुल बैलेंस वाला पार्ट है। डिस्कवरी में आपने थोड़ा बच्चों को काम दिया। तो ये जो सारी टेक्निक है, इसके कुछ एग्जांपल आपसे अब मैं शेयर करता हूँ। कमांड के लिए जैसे समर सॉल्ट, आपने बोला समर सॉल्ट करो ट्रैम्पोलिन पे, आपने बोला करने को। रेसिप्रोकल में क्या है कि बास्केटबॉल में है, एक शॉट कर रहा है, दूसरा उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो बताएगा कि आपका थ्रो ठीक था या नहीं था, या क्या गलती आपने की। इंक्लूजन हमने बताया कि हर्डल्स में अलग अलग हाइट के सेट लगाना, या अगर आप स्प्रिंट करा रहे हो तो हर बच्चे का अलग डिस्टेंस रखना, एक का 30 मीटर, एक का 35, एक का 40 मीटर, ताकि उनको सेम एनर्जी से वो लोग कंप्लीट कर सके उसको। डाइवर्जेंट, न्यू कोऑपरेटिव गेम यूजिंग अ रेंज ऑफ इक्विपमेंट, ये डाइवर्जेंट हो सकता है। सेकंड एप्लीकेशन टू पी इन स्कूल्स, बच्चे अपने आप भी प्लान कर सकते हैं। आपको कुछ और दिखाता हूँ। प्रैक्टिस फॉर 4 लोग वॉलीबॉल में डिग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आपका प्रैक्टिस है, टीचर वहां पर सपोर्ट कर रहे हैं उनको। सेल्फ चेक, शॉर्ट पुट कराया अपने एथलेटिक्स में और बोला तुम अपना रिपोर्ट कार्ड भर के लाओ, भाई क्या तुम्हारा रोटेशन ठीक था, तुम्हारा थ्रो पॉइंट ठीक था, कितना डिस्टेंस गया। तो कोच ने वो मैट्रिक्स बना के दे दिया, बच्चा अपने आप प्रैक्टिस कर रहा है, सेल्फ चेक करके आपको रिपोर्ट करेगा, उसको हम सेल्फ चेक बोलते हैं। डिस्कवरी, बच्चों को बोला कि आप फॉरवर्ड फॉरवर्ड रोल की अलग अलग टेक्निक ट्राई करो, अलग अलग तरीके से, बच्चे अपने आप डिस्कवर करके लाएंगे, मैं साइड से करूंगा, ऊपर से करूंगा। इंडिविजुअल प्रोग्राम, मेकिंग इंडिविजुअल डिसीजन अबाउट ए डांस रूटीन, मेरा डांस का सेशन है आज, और मैं बोलूँ कि आज रूटीन में मैं ऐसा करूंगा, पहले वार्म अप में ये वाला करूंगा, मेन यहाँ करूंगा, ये करूंगा, कोच साहब मुझे ये कराने में हेल्प करो। ये इंडिविजुअल प्रोग्राम हो गया आपका। लर्नर इनिशिएटिव ये भी हो सकता है कि आप किसी रिसर्च टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो अपने टीचर से, स्टूडेंट जब बात करेगा, क्योंकि वो लर्नर है, वो क्यूरियस है, आपसे नई चीज जानना चाह रहा है। तो ये हमारा कल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, जो आई मुझे लगा कि बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों को समझना, कि हमारे पास फिजिकल एजुकेशन क्लास में इतने तरीके के टीचिंग स्टाइल अवेलेबल हैं। और ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप सबके साथ, कि इतनी टीचिंग स्टाइल की ऑप्शन किसी और विषय में कोई प्रावधान नहीं है इतना। ज्यादातर आप एक बोर्ड पे लिखते हैं, बोर्ड को बच्चे फॉलो करते हैं, कमांड वाला, क्योंकि हमारा नेचर ऑफ एक्टिविटी इतना अच्छा है खेल कूद के द्वारा, कि हम कितना लाइफ स्किल दे रहे हैं बच्चों को। आप ये देखिए, इनसे क्या होगा, बच्चा कमांड लेना सीख रहा है, बच्चा प्रैक्टिस करना सीख रहा है, बच्चा एक दूसरे की हेल्प करना सीख रहा है, बच्चा खुद को चेक करना सीख रहा है, अलग अलग बच्चों से इंक्लूड होना सीख रहा है, नई प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकाल रहा है, अपनी टीचिंग के लिए आ रहा है आपके पास।
तो ये जो पूरा टीचिंग स्टाइल है, ये जीवन स्किल की बात करें, लाइफ स्किल की बात करें, तो ये पूरा का पूरा एक ब्लूप्रिंट है। अगर बच्चे को कमांड से लेके सेल्फ तक आ गया तो आपका काम, हम सबका काम बहुत सफल हो जाएगा। तो ये हमारा कल का पहलू बचा था। लेसन प्लानिंग अभी के लिए हम छोड़ सकते हैं। तो अभी मैं दरखास्त करूंगा, हमारे साथ प्रोफेसर दत्ता जी जुड़े हुए हैं आज, और उनका मुझे सुनने में आया काफी लोग उनसे ऑलरेडी LNIP में पढ़े हुए हैं, तो उनके लिए बड़ा दोबारा से एक गुरु से मिलने का आपका अच्छा अवसर है। प्रोफेसर दत्ता हमको एक मार्गदर्शक कर रहे हैं, पिछले कुछ महीनों से हम उनसे मिले हैं, और बहुत ही प्राउड फील करते हैं कि वो हमारे साथ जिस मोटिवेशन से, जितनी एनर्जी से जुड़े हुए हैं। और माइनर गेम्स पे उन्होंने बहुत काम किया है LNIP ग्वालियर में रहते हुए। अब मैं दत्ता सर को अनम्यूट कर रहा हूँ एक बार, और वो हमें सहयोग देंगे अभी। दत्ता सर, आप बोल सकते हैं शायद। थैंक यू अमित जी। अमित जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल सर। और ना एक आपके अपनी जो उषा मैम है वो आपसे पढ़ी है, तो वो मुझे बता रही थी कि ये बड़ा ही यादगार अनुभव रहेगा आपसे दोबारा पढ़ने का। वो 83 में पास आउट हुई थी। चलो, ये तो है कि हम जिंदगी में एक दूसरे से सीखते रहते हैं, और आज का भी चाहे मैं बोल मैं रहा हूँ, मगर मेरे को पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ मैं सीख के ही जाऊंगा। तो इस उम्मीद के साथ में मैं अपना थोड़ा सा माइनर गेम्स के बारे में शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो ये है माइनर गेम्स में अंदर कि आज के टाइम में फिलॉसफी और प्रेजेंट सिनेरियो क्या है हमारे देश के अंदर। तो नॉर्मली हम क्या फिलॉसफी के अंदर हम बोल देते हैं कि कोई भी मूवमेंट है, मूवमेंट जो है हमारी जिंदगी की एक बेसिस है। मूवमेंट के द्वारा ही हर चीज पॉसिबल यहाँ पे हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, तो पैदा होने के बाद में जब भी वो जो इवन लेटा भी हुआ है तो उसके हाथ पैर चलते रहते हैं, और साथ में इसके साथ में थोड़ा सा उसका कुछ दूध का हो या इनटेक है तो वो उसका चलता रहता है। तो मूवमेंट जब करता रहेगा तो उसकी एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक बच्चे की प्रॉपर होती रहेगी। और जिस समय ये मूवमेंट जो है थोड़ी कम हुई है या स्टॉप हुई है, तो विद रिजल्ट की वो जो बच्चा जो है, बच्चे के अंदर जो है, इसके अंदर जो उसका सही विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाता है। और इसलिए हम ये जो कहते हैं कि मूवमेंट जो है, जो कोई भी, चाहे वॉकिंग करें, चाहे हम अपना कोई खेल खेलें, उससे जो है एक बच्चे का जो है एक स्वस्थ अच्छी तरह से रह सकता है। और एक और है इसके साथ में, हमारा ये जो है मूवमेंट एक तो कम हो गई है, और दूसरा ये जो है कि हमारा खाने की जो हैबिट है वो थोड़ी सी, जो पहले तो हम सिंपल दाल रोटी चावल खा लेते थे, अब उसके साथ में अब हमने ये जो है कि थोड़ा सा फास्ट फूड के बारे में, चाहे हम अपने ये जो है बर्गर खा लिया है या पिज्जा कर लिया है, उससे भी ये जो है कि एक तो जो कैलोरीज हैं वो थोड़ी सी हमारी ज्यादा हो गई हैं। कैलोरीज ज्यादा होने से ये जो है कि हमारी इनटेक तो बढ़ गई है, खाने की कैलोरीज बढ़ गई हैं और एक्टिविटी कम हो गई है। जब ये दो चीजें हो गई, इनटेक बढ़ी, कैलोरीज कम हुई, उससे क्या हुआ कि बच्चे के अंदर थोड़ा सा धीरे धीरे उसने वेट पुट ऑन करना शुरू किया, और फिर ये धीरे धीरे ये जो है ये एक ओबेसिटी के अंदर रूप ले लेता है, जो कि एक जो है आज के टाइम पे हम ये कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोल देते हैं, या इसको हम कई बार बोल देते हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस इसके अंदर आ जाती हैं। और आज के टाइम में ही यही है कि हमारा एकेडमिक्स के ऊपर जो है सभी शिक्षकों का थोड़ा सा ज्यादा जोर है, और जो कोई बच्चा खेलना भी चाहता है, चाहे पेरेंट्स है, शिक्षक है, जो उनको प्रोत्साहन बच्चों को देना चाहिए वो चीज नहीं दे पाते। इससे भी हमारा ये जो है कि प्रॉब्लम समस्या आ जाती है, और जहाँ पे मोटापा हुआ वहां पे थोड़ा सा हमारा डायबिटीज का भी ये जो है काम शुरू हो जाता है, और डायबिटीज शुरू हो गई, दिस इज अ साइलेंट किलर। अब इसके साथ में ये जो है डायबिटीज होने से जो बच्चों के अंदर जो है ब्लड प्रेशर भी हमारा, हम सोचते थे अब लेट 40s के अंदर भी हार्ट अटैक होता था, अब 40s के अंदर होने लगा, फिर उसके बाद लेट 30s के अंदर होने लगा। अब ये मैं तो पूरा इसको ये मानूंगा, एक तो खान पीन और खाने पीने का ढंग है, और दूसरा ये जो है कि आपका ये जो है कि आपकी एक्सरसाइज जो है वो थोड़ी कम हो गई है।
और इसी के साथ में एक जो है कि हमारे देश के अंदर हम आजकल कह रहे हैं एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है हमारा यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड है, यंग पीपल बहुत है। अगर यंग पीपल के अंदर फिट होंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे देश के लिए, तो हम जो है कि वर्ल्ड के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर हमारा नाम शामिल हो सकता है। अब यही है कि स्कूल के अंदर भी जो है कि आजकल की जो समस्या यही है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर है। पहले भी मैं लेक्चर अटेंड कर रहा था, मैं उसके अंदर जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का रिस्पांस आया था। उन्होंने कहा था फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की स्कूलों के अंदर काफी कमी है। और थोड़ा सा ये जो है कि हमारे प्रिंसिपल्स और जो शिक्षक गण है वो भी जो है कि बहुत ज्यादा इसको जो है प्रमोट फिजिकल एजुकेशन को या स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन को नहीं करते हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि सभी बच्चों को जो है वन और द अदर एक्टिविटी करनी चाहिए। और ये एक्टिविटी जो है, जो पार्टिसिपेशन जो है, ये एक प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह काम करता है। मेडिसिन दो तरह की होती है, एक प्रिवेंटिव मेडिसिन, एक क्यूरेटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन कहते हैं जब हम कोई एक्सरसाइज करेंगे हमारा जो है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, हम बीमारी नहीं होंगे, तो हम क्यों पैसा जो है और चीजों पे खर्च करें। तो ये तो है कि थोड़ा सा इसके बारे में एक जनरल भूमिका आपको दे दिया है। अब ये जो है हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अमित जी नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो है इसका भी नेक्स्ट ले लेना। अच्छा, अब ये जो है जो माइनर गेम्स का है, इन माइनर गेम का जो है मतलब क्या है आपके अनुसार, माइनर गेम का क्या मतलब होना चाहिए। तो ये जो क्या आप जो है थोड़ा सा मेरे को बता सकते हैं कि आप माइनर गेम से क्या समझते हैं। अगर जैसे कि आप पहले भी आप रिस्पॉन्ड करते रहे हैं, तो अगर आप मैसेज डालेंगे तो थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगी कि माइनर गेम से क्या मतलब है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? थकान दूर करना बहुत अच्छे, रिक्रिएशन गेम आ गया है बहुत अच्छे। और लोकल गेम्स, पासिंग द बॉल, ये तो आप नाम बता रहे हैं। माइनर गेम्स का मतलब क्या है? बच्चों की रुचि डेवलप करना, शॉर्ट एरिया के अंदर आ गया। बहुत अच्छा है, आपका रिस्पॉन्स जो है बहुत सुंदर है। अब थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, माइनर गेम क्या है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड चाहिए अमित जी, स्क्रीन के ऊपर नहीं है। अमित जी कृपया स्लाइड थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। मीनिंग ऑफ माइनर गेम्स चाहिए है। स्लाइड नंबर 5 है, स्लाइड नंबर 5, मीनिंग ऑफ माइनर गेम्स। जब तक आता है मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। माइनर गेम्स ऐसी कुछ खेल विधियां हैं जिसके अंदर की हमें जो है एक तो लिमिटेड एरिया चाहिए होता है, बहुत कम एरिया की आवश्यकता पड़ती है। और ये गेम जो है विदाउट इक्विपमेंट के भी खेले जा सकते हैं और इक्विपमेंट के साथ में भी खेले जा सकते हैं। और इसके जो रूल्स जो हैं वो हमेशा जो है बहुत लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये जो है कि हमारा जो है बेसिक जो है माइनर गेम्स के अंदर लिमिटेड एरिया, विद और विदाउट इक्विपमेंट, और रूल जो है इसके फ्लेक्सिबल होंगे। और इसके अंदर जो है कि हम नॉर्मली कहते हैं कि फन एंड एंजॉयमेंट हमें मिलता है। अमित जी वो स्लाइड नहीं आई है ऊपर, स्लाइड नंबर 5 कृपया देखिए। स्लाइड नंबर 5।
अच्छा, इसके अंदर जो है हमारा फन एंड एंजॉयमेंट सभी पार्टिसिपेंट्स को मिलता है। तो जैसे कि जब भी खेलेंगे तो एक उनको उसका एक आनंद का अनुभव होता है। और इसके अंदर भी ये जो है कि हमारा मेन पर्पस ये है कि हम उनका फिजिकल एस्पेक्ट, कॉग्निटिव एस्पेक्ट और अफेक्टिव एस्पेक्ट जो उनको डेवलप करते हैं। फिजिकल से मतलब हमारा कि उनकी चाहे फिजिकल फिटनेस के बारे में हो गया, फिजिकल फिटनेस के बारे में अगर हम उसको ब्रेक करें तो स्पीड हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। ऐसी कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, थोड़ा सा दिमाग से रिलेटेड है, ये मेंटल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। उसके बाद में जो भी कोई गेम खेलते हैं तो उसके अंदर उनको जो है थोड़ा सा फायदा हो जाता है। हेलो, स्क्रीन पे ये दिखने रही स्लाइड नहीं दिख रही है, स्लाइड नंबर 5। और नेक्स्ट है इसके अंदर, इनको हम एंगेज कर देते हैं। अमित जी, स्लाइड नहीं दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, कृपया स्क्रीन स्लाइड 5 दिखाएं। सॉरी सर, मेरा ना लाइट चला गया था सर, वेरी सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्लाइड नंबर 5 कर देना। यस सर। ये वाला सर? यही है। yes. हाँ जी, यही वाला। अच्छा, इसके अंदर ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर लिमिटेड एरिया जो है, पहले बताया था, विदाउट इक्विपमेंट, फ्लेक्सिबल रूल्स, फन एंड एंजॉयमेंट ऊपर आ गया। फिर फिजिकल, कॉग्निटिव, अफेक्टिव डोमेन जो है, जिसकी हमारी किस तरह की फीलिंग्स आती हैं, तो वो जो है कि खासकर इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स क्वालिटीज, जो भी हमारा निर्णायक का निर्णय होगा उसको हमने फॉलो करना है। और ऐसी इसके अंदर ये जो है कि हम अपना जो लास्ट पॉइंट है, सभी बच्चों को उसके अंदर एंगेज करना। किस तरह के हम गेम कराते हैं, और हमें ऐसे गेम चूज करने हैं जिसके अंदर के सभी बच्चों को जो है हम एक साथ उनको खिला सकें और उनको चैलेंज करना। जैसे कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, किसी के अंदर ये जो है कि कुछ एबिलिटी कम है, किसी के अंदर मीडियोकर है, किसी के अंदर ज्यादा है, उन सबको हम किस प्रकार से इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है माइनर गेम्स के अंदर हम ये सब चीजें हम अपने यहाँ पे सीखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सिग्निफिकेंस ऑफ माइनर गेम्स। और सिग्निफिकेंस ऑफ माइनर गेम्स के अंदर हम ये करेंगे, सबसे पहला ये जो है कि जब भी माइनर गेम्स हम करा रहे हैं तो ये बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बच्चे ये जो है कि जब भी किसी को देख खेलते हुए देखते हैं, उनका भी मन करता है कि हम भी इसके अंदर खेलें, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा सिंपल रूल है, सिंपल, इसके लिए कोई प्रीवियस जो है बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं है, कम भी स्किल है तब भी वो बच्चा उन गेमों के अंदर, खेलों के अंदर हिस्सा ले सकता है। और इनके खेलने से फिर ये जो उनकी जो है फंडामेंटल मोटर स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं, चाहे रनिंग हो गई, जंपिंग हो गई, थ्रोइंग हो गई, कैचिंग हो गई, ये आजकल बेसिक चीजें हो जाती है। और उन स्किल को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं उस गेम के अंदर। गेम के अंदर थ्रो करते हैं हम, थ्रो तो हर एक कोई भी कर रहा है, थ्रो से हमने किसी को आउट करना है, फॉर डॉज बॉल के अंदर आउट करना है, वो भी हम अपना कर सकते हैं। कई बार हम ये जो है कि थ्रो को जो है सीधा डायरेक्टली खिलाड़ी को ना मारते हुए डॉज बॉल के अंदर हम अपने साथी को पास कर सकते हैं, जिससे कि वो दूसरे को आउट कर सके। तो ये जो एप्लीकेशन है, किस प्रकार से हम उसको यूज करते हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और इसके अंदर फन, प्लेजर, एंजॉयमेंट, कोई भी चीज है जिसके अंदर की बच्चे को जब आनंद का अनुभव होगा, तभी वो जो चीजें अच्छी प्रकार से कर सकेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उनको जो है एक बाहर जाने का मौका देता है, कम से कम घर से बाहर रहते हैं। आज की स्थिति तो है थोड़ी सी गड़बड़ है कोरोना के करके, बट अदरवाइज ये जो है कि एक बहुत अच्छा ये है जिससे कि उनको फ्रेश ऑक्सीजन वगैरह मिल जाती है, जिससे उनकी सेहत वगैरह जो है अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट प्लीज। सिग्निफिकेंस जो है इसके अंदर इनके हेल्थ बेनिफिट्स हो जाते हैं। कोई भी हम एक्टिविटी करेंगे, जैसे हम नॉर्मली कल ही बोल रहे थे, अब ये जो है 60 मिनट की कम से कम बच्चों को एक्सरसाइज वगैरह हर रोज करनी चाहिए। उससे ये जो है उनके जो है डिफरेंट सिस्टम्स है वो अच्छी तरह काम करने लगेंगे। उनकी जो फिजिकल फिटनेस है, वो फिजिकल फिटनेस जो है उनकी इंप्रूव हो सकेगी। फिजिकल फिटनेस के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, चाहे बैलेंस है, चाहे एजिलिटी है, वो चीजें एस्पेक्ट भी इसके अंदर इंप्रूव हो जाते हैं। और नेक्स्ट एस्पेक्ट इसमें मोटिवेशन जो है, बच्चे को जब खेलता हुआ देखता है, बच्चों को हंसते हुए देखता है, बच्चों को एंजॉयमेंट करते देखता है, बच्चों को एक्साइटेड देखता है, उससे जो है दूसरे बच्चों को भी एक मोटिवेशन मिलता है। और इसके अंदर जो है हम तरह तरह से खेल सकते हैं। कुछ ऐसे गेम ऐसे होते हैं जिसके अंदर की हर पार्टिसिपेंट जो है वो विनर भी रहे।
या एक टीम जीते एक टीम हारे, तो जो टीम जीतने वाली है या हारने वाली है उसको ये मोटिवेशन ये रहेगा अगली बारी मैंने हम इसको हराना है, तो एक ये भी उसके लिए एक मोटिवेशन हो सकता है। एक एटीट्यूड, किस तरह का एटीट्यूड अडॉप्ट करता है। एक कम्युनिकेशन है कि हम जो एक दूसरे के साथ में बात करते हैं, और बात करने से हम ये जो है कि जो भी हमारे अंदर कोई कमी आ रही है, जो हमारे खेल के अंदर कमी आ रही है, उसको हम दूर कर सकते हैं। और तीसरा है सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स के अंदर जो है हमारे एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ता है कि हमने आपस में मिलजुल के काम करना है, और एक टीम वर्क की जो भावना जो है वो पैदा होता है। हमने सबको मिलकर एक साथ करना है, जिससे कि हमारा जो कॉमन गोल है उस कॉमन गोल को हम जो है अचीव कर सकें। और एक है स्पोर्ट्समैनशिप। स्पोर्ट्समैनशिप के अंदर हम नॉर्मली कई बार कहते हैं, जो भी हमारे अंदर ये जो है खेल भावना जो है, चाहे रेफरी के या निर्णायक के निर्णय को मानना, चाहे ये जो है हम आपस में जो है सेल्फिश इंटरेस्ट छोड़ते हुए हम अपने टीम के इंटरेस्ट के ऊपर काम करेंगे, ये सब चीजें जो स्पोर्ट्समैनशिप के अंदर आ जाती हैं। और एक कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क जो है बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कई बार हम ये जो है कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एक्टिविटीज वगैरह करते हैं जिसके अंदर की हम ये जो है फॉर एग्जांपल रैपलिंग, दत्ता सर आपका आवाज नहीं आ रहा अभी। दत्ता सर आपका हम आवाज नहीं आ रहा अभी हम आप। या सब लोग या तो 30 सेकंड का ब्रेक ले लीजिए, वाटर ब्रेक। दत्ता सर आई थिंक विल ज्वाइन, मैं एक बार चेक कर रहा हूँ। दत्ता सर, सर आपका आवाज नहीं आ रहा अभी। चलूं मैं शुरू करूं मैं? हाँ सर अच्छा थैंक अच्छा, यू। चलो मैं फिर शुरू करता हूँ। इसके अंदर सिग्निफिकेंस के अंदर ही जो है एक हमारा इससे पीछे वाला स्लाइड क्रिएटिविटी के बारे में है, कि हमारा जो है एक बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी होता है। जैसे कि अमित जी पहले बता रहे थे कि हमारा एक्सप्लोरेशन जो है, जो एक्सप्लोरेशन मेथड यूज करते हैं, उससे हम जो है कि नए इकट्ठे हो रखे हैं, इकट्ठे हो रखे हैं, तो वो अपना गेम से करना है, क्या रूल है, ये सब के सब बच्चे बना लेते हैं। अगर उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से इसको कर पाएंगे। ऐसे ही इसके साथ में ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव टेक्निक्स भी जो है हमने किस तरह से ऑफेंस करना है जिससे कि हम जो है जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव हो सके, या किस तरह से हमने डिफेंस करना है जिससे कि अपोनेंट जो है हमारे ऊपर जो है हावी ना हो सके। तो ये एस्पेक्ट है। नेक्स्ट प्लीज। अब ये जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इंप्रूव्स द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। ब्रेन की जो फंक्शन है उसको ये जो है कि इंप्रूव करता है। कि नॉर्मली जब भी हम कभी एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी करने के बाद में एक हमारे जो है कि थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन का अनुभव होता है। और रिलैक्सेशन के बाद जब भी हम कोई एकेडमिक का कार्य करेंगे तो उसकी जो रिटेंशन पावर है वो थोड़ी सी ज्यादा रहती है। और ऐसे ही हमने ये जो है कई बार रिसर्च वगैरह भी इसमें की है। उस रिसर्च के अंदर भी ये पाया गया जिन बच्चों ने फिजिकल एक्टिविटी की है उनकी जो है रिमेम्बरिंग पावर जो है थोड़ी सी, या एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है और उन बच्चों की अपेक्षा से जिन्होंने फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है वो ज्यादा बेटर हो जाती है। तो ये जो है कि हमारा अच्छा, हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर सिर्फ ये है खेल थोड़ा सा बैलेंस चाहिए है कि तो हमने 60 मिनट का खेल भी खेल लिया और उसके बाद में हमने पढ़ाई भी कर ली, तो ये बैलेंस रहेगा तब चीजें जो है थोड़ी सी अच्छी हो जाएंगी। और एक इमोशनल बैलेंस, अपने आप को ये बहुत जल्दी से गुस्सा नहीं हो जाना, अपने आप को कंट्रोल करना और अपने आप का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर करना कि यस ये मैं कर सकता हूँ, ये इजीली हो सकता है। तो इसके बेसिस के ऊपर भी हमारी चीजें जो है अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट प्लीज। ये जो फिर मैनेजमेंट के ऊपर आ गया। ये जो है एक मैनेजमेंट का टूल बहुत अच्छा है। इस मैनेजमेंट टूल के अंदर हम ये जो है कि नॉर्मली कह देते हैं
इसके अंदर कई को लीडरशिप रोल दे देते हैं, कईयों को फॉलोअर का रोल देते हैं। तो उनका जो फॉलोअर या लीडर का कहना मानेगा, लीडर जो है जो भी कोई निर्णय लेना है तो फॉलोअर से मिलजुल के कोई निर्णय लेंगे, जैसे डेमोक्रेटिक सेटअप में होता है, तो वो आज तक जो है बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसी इसके अंदर टीम मेंबर जो है, टीम मेंबर का अपना ही एक दायित्व है, उसको जो है पूरा करेगा, या कैप्टन हो गया या अलग अलग। तो सर आपका आवाज दोबारा से आ नहीं रहा है। तो सर इस जो है पहले एडवांस प्रिपरेशन करनी चाहिए। एडवांस प्रिपरेशन के अंदर टीचर को जब बच्चे आए क्लास के अंदर, उसको जो है जो भी सामग्री की आवश्यकता है, जो भी मार्किंग की जरूरत है, वो सब चीजें जो है कि वहीं पे तैयार होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों के पास में 35 या 40 मिनट ही होते हैं, 5-7 मिनट तो उनको आने में ही लग जाते हैं ग्राउंड के अंदर। अब उसके बाद में जो भी थोड़ा लिमिटेड टाइम बचा है, उसका ज्यादा से ज्यादा हम सदुपयोग कर सकें, तो एक एडवांस प्रिपरेशन करना उनके लिए बहुत जरूरी है। और उस एडवांस प्रिपरेशन के लिए जो है बेसिक पर्पस यही है कि चिल्ड्रन शुड गेट मोर टाइम टू पार्टिसिपेट। और इसके अंदर एक बात का ध्यान रखना, सेफ्टी पहले। कोई भी बच्चा जो है, जो उसको एक्सपीरियंस मिलता है, वो जिंदगी भर तक अपना कैरी करता है कि यार मैं तो फिजिकल एजुकेशन क्लास में गया था, मेरे तो पहले दिन ही इंजरी हो गई, तो मैं तो उसको खेलना नहीं चाहता। तो जो सेफ्टी एस्पेक्ट है उसका हमने ध्यान रखना है। और जब भी हम कोई गेम करा रहे हैं, माइनर गेम्स, इसके अंदर हम ये भी ध्यान रखना है कि सभी बच्चे एक साथ मिलकर खेलेंगे तो अच्छा है। जैसे कि पहले ही दिन अल्फिया ने बताया था, एक रिले करा रहे थे, जो 2 या 3 बच्चे तो कर रहे थे, बाकी के बच्चे स्पेक्टेटर्स बन के देख रहे थे या उसको चेयर अप कर रहे थे। तो इस तरह के गेम नहीं होने चाहिए। गेम ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर की सारी क्लास अगर इन्वॉल्व हो सकती है, तो उससे अच्छा और कोई बात नहीं है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसके अंदर ये है कोऑपरेशन फेयर प्ले। तो इसके अंदर जो टीचर जो है उसको ये जो है एम्फेसाइज बार बार करना है, आपको एक दूसरे के साथ मिलके सहयोग करना है, आपको जो है फेयर गेम खेलना है, कोई भी जो है जिस रूल को जो है तोड़ना नहीं है। तो तभी जो है अगर आप जीतेंगे तभी उसकी कोई वैल्यू है, अदरवाइज अनफेयर मीन्स है। और ये चीजें अगर बच्चों को शुरू में सिखा दें तो जब बड़ा हो जाता है तो डोपिंग और दूसरे एस्पेक्ट में जो बच्चा इन्वॉल्व होता है, उन चीजों से जो है उसका छुटकारा मिल सकता है। एक और है, जब अगर आप जीत भी गए हैं तो आपको विनर जो है कि एक मॉडेस्ट विनर होना चाहिए, कि बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करना कि हम तो पता नहीं हमने क्या हासिल कर लिया है। और हार भी गए हैं तो बिल्कुल मायूस होने की जरूरत नहीं है कि तो आपका आवाज कट रहा था सर। हार गए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा ट्राई करके कोशिश करने वाले हैं। हेलो, अभी बेटर है सर। आपका ना पिछले आधा मिनट हम सुन नहीं पाए, रिपीट करेंगे तो सबके लिए अच्छा, मैं ये कहूंगा एक जो मॉडेस्ट विनर के बारे में, एक व्यक्ति जो है कि अगर जीत जाता है कोई गेम या एक टीम जीत जाती है, तो उनको बहुत ज्यादा अपने ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए कि हम तो चैंपियन हो गए हैं। और ऐसे ही अगर कोई हार जाता है तो हारने के बाद भी उसको ऐसा ये फील नहीं होना चाहिए कि यार हम हार गए हैं, सब कुछ ही लुट गया है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो अगर हार गए कोई बात नहीं, हम अगली बारी ट्राई करेंगे। ये एटीट्यूड जो है, नेवर से डाई एटीट्यूड जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऐसी है कि ये पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। जो हमारे मॉडर्न ओलंपिक्स के फादर हैं पेरी डी कुबर्टिन, तो उन्होंने हमेशा ही पार्टिसिपेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है।
कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट करें। हम उस बेस्ट से बेस्ट करने के अंदर नॉर्मली उनकी एक कोट है, वो मेरे को हमेशा याद रहती है। वो कहते हैं, व्हेन ए ग्रेट मैन comes to write in front of your name, he does not write who won or lost, he writes how best you have played the game. जब कोई भी व्यक्ति आता है, समझदार व्यक्ति आता है, तो वो ये नहीं लिखता कौन जीता कौन हारा, वो यही लिखता है कि आपने किस खूबी से गेम को खेला है। वो जो है मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऐसे ये जो है कि हमारे इसके अंदर फिजिकल कॉम्पिटेंस को हमने थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, लोगों को बताना है। इस फिजिकल कॉम्पिटेंस के अंदर नॉर्मली कई बार कहते हैं फिजिकल फिटनेस के अंदर क्या क्या एस्पेक्ट जो है डेवलप हो रही है, कि यार इससे आपकी ये जो है पावर ऑफ शोल्डर्स हो रहे हैं, या इस एक्टिविटी करने से आपकी लेग पावर डेवलप हो रही है, ऐसे वो भी थोड़ा बताना है। नॉर्मली कई बार गेम्स के अंदर कह देते हैं, गेम खिला के बच्चे हा 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 किए और चले गए, वो नहीं पर्पस होना चाहिए। इसके साथ में हम ये जरूर चाहते हैं कि बच्चों को जो है कि थोड़ा सा उसको पता चले इस गेम को खेलने से हमारे अंदर किस क्षमता का जो है डेवलप हुई है, वो भी इनको बहुत एस्पेक्ट जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। अब ये जो है कि कुछ कोऑपरेटिव गेम ऐसे हैं जो कुछ गेम खेलने से जहां पे कि हर एक व्यक्ति जो खेल रहा है वो सभी व्यक्ति जो है उस गेम को जीतते हैं। क्या कहीं आप एग्जांपल को दे सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, जिसके अंदर कि ये बताया कि एक गेम ऐसा है जिसके अंदर सब जो भी खेले सभी जीते? तो मैं आपके थोड़ा इंतजार करता हूं, आपको थोड़ा इन्वॉल्व करता हूं। इसके अंदर ऐसे कौन सा गेम है जिसके अंदर कि हम जो है ऐसे गेम खेला है जिससे कि सभी को खुशी मिले कि हम सभी जीते हैं? कोऑपरेटिव गेम्स के एग्जांपल आप लोगों ने ग्राउंड पे किया होगा, आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और नॉर्मली हम इसके अंदर जब भी फिजिकल एजुकेशन माइनर गेम्स की क्लास होती है तो मैं 2-4 गेम हमेशा जरूर ऐसे कराता हूं जिसके अंदर कि सभी को लगे कि हम जितने भी खेले हैं सभी जीते हैं, और वो भावना जो है वो सबसे अच्छी भावना है। एक सुझाया रग्बी आया है, रग्बी, डॉजबॉल, हाँ, डांस, झूला झूला झूलना कि बिल्कुल झूला झूलना है, बॉल को पकड़ना, दौड़ना है, टास्क पूरा करना है, बहुत अच्छा है। एक इस तरह थ्रो बॉल है, एक इस तरह से भी हमारी चीजें जो है इसमें आस्पेक्ट आ टचेस, सकता है। नेक्स्ट चेन स्लाइड पकड़। प्लीज। चेन पकड़, चेसिंग का आ गया है, फुटबॉल आपसी तालमेल आ गया है। तो बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा है, धन्यवाद। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसके अंदर यह है कि जब भी आप जो है माइनर गेम सिखा रहे हैं, एक बात का ध्यान रहा कि एक बड़ा लंबा लेक्चर नहीं होना चाहिए। आपको तो थोड़ी सी जल्दी से एक्सप्लेन करें जो भी मेन उसके फीचर्स हैं, और उसके बाद बच्चों को खेलने का ज्यादा से ज्यादा मौका दें। एक अगर जहां कहीं जरूरत है तो वहां पे डेमो भी आप दें, जिससे कि बच्चों को हर चीज क्लियर हो जाए, जिससे बाद में जो है एक टीम कहे या कुछ बच्चे कहें हमें तो पता ही नहीं था क्या करना है। और तीसरा है कि एक टीचर को जो है सभी के साथ में जो है फेयर रहना है, सभी के साथ में निष्पक्ष होकर ही उसका जो है निर्णय देना है। और फिर ये जो है कि खेलने के बाद में पहला राउंड हो गया, उसके बाद में बच्चों को 1-2 मिनट का रेस्ट भी दे, और उसके बाद उनसे कहे कि आप सोचो कि आपने क्या चीज अच्छी की है, या अपोनेंट की टीम ने क्या चीज अच्छी की है, या आपको क्या अच्छा करना है। थोड़ा सा अगर इन प्रश्नों को उत्तर देंगे तो विद रिजल्ट बच्चे जो है अगली बारी जो है उनका प्रदर्शन जो है और भी अच्छा हमारा हो सकेगा। नेक्स्ट प्लीज। और ये जो है बाद में ये जो है कि समराइज एंड अप्रिशिएट, जब गेम खत्म हो गया उसको अप्रिशिएट करो कि आपने बहुत अच्छा किया, और इसी के अंदर आप ये बताओ कि आपके अंदर क्या क्या चीजें इस गेम के दौरान डेवलप हो रही हैं, चाहे स्पीड है, चाहे एजिलिटी है, चाहे फ्लेक्सिबिलिटी है, एसेट्रा एसेट्रा। और फिर एक है कि आपको जो है जीतने वाले के ऊपर ही ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपको तो ये कहना है आपने यार बहुत अच्छा एफर्ट किया, बहुत जोर लगाया आपने, या जो आपने जो वैल्यूज की हैं भाई, आपने जो है कि जो स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज दिखाई हैं, तो ये जो है कि ये बहुत अच्छी वैल्यू है यार। वो बच्चा गिर गया था, आपने जो है उसको कैसे उसकी मदद की है, तो ये एस्पेक्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और लास्ट में जो है कि उनसे सजेशन पूछा जाए कि जैसे टीचर बोल देता है हाउ कैन आई बी बेटर फॉर यू, मैं आपके लिए किस तरह से और अच्छा हो सकता हूं, तो विद रिजल्ट अगर आप टीचर को थोड़ी फीडबैक देंगे तो टीचर भी जो है इसको एक अच्छी प्रकार से इसको कर सकेगा। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट कर लेंगे। अच्छा, अब ये जो ये कुछ अब हमारे यहाँ पे हम आपको एग्जांपल्स बता रहे हैं गेम्स की।
इस गेम का नाम है टनल रेस। जैसा कि आप देख रहे हैं, बच्चे जो है एक टीम के अंदर लगभग 4-5 बच्चे हैं और ये इन्होंने पुशअप पोजीशन ली हुई है। इस पुशअप पोजीशन के अंदर से एक बच्चा जो कोने में खड़ा है वो खड़ा होता है, फिर थोड़ा सा क्रॉलिंग करता हुआ जो उसके नीचे निकलता है और आगे जाके फिर वो पुशअप पोजीशन ले लेगा। जब वो पुशअप पोजीशन लेगा तो ये दूसरा बच्चा जो है, जो जिसने हरी शर्ट पहनी है, ये भी जो है क्रॉलिंग करता हुआ जाएगा और पुशअप पोजीशन ले लेगा। इनको सभी को एक एक बारी टनल में से निकलना है और जो है सबसे पहले निकलेगा, जो टास्क जो है 2 टीम के बीच में भी हो सकता है, उससे हम विनर भी डिसाइड कर सकते हैं, या इनको एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, कितनी देर में आप वहां पहुंचते हैं, तो वो भी हम अपना इनका टाइमिंग नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे टनल बॉल जो है, एक गेम और है टनल बॉल। टनल बॉल के अंदर भी नॉर्मली हम अपना फिजिकल एजुकेशन के अंदर खेलते हैं कि एक सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और उनकी स्ट्राइड पोजीशन हो जाती है, यानी कि पैरों को चौड़ा करके खड़े हो जाते हैं। सबसे जो आगे वाला बच्चा है उसके पास बॉल है, बॉल जो है वो नीचे झुक के पैरों के बीच में बॉल निकालता है और जो पीछे वाला बच्चा है वो बॉल को पकड़ता है, बॉल को पकड़ के भागता हुआ फिर आगे आ जाता है, फिर बॉल को फेंकता है और यही प्रोसेस हमारी चलती रहती है। तो इसको ये जो है हम अपना टनल रेस या टनल बॉल रेस भी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये है ह्यूमन कैटरपिलर रेस। अच्छा, पहला गेम था, पहले गेम के अंदर कोई भी इक्विपमेंट नहीं थी, इसके अंदर थोड़ी सी इक्विपमेंट की सामग्री की आवश्यकता है। अब ये जो है कैटरपिलर रेस के अंदर ये जो है एक जैसे टैंक जैसे चलता है, एक उस तरह से ये जो है कि इसका जो है चाहे टाट पट्टी लेके या जैसे शादियों वाले जो होते हैं उनके पास में रहता है, उसको कटवा के एक बड़ा सा हम अपना गोला बना सकते हैं, या इवन अखबार से भी हम अपना बना सकते हैं, या कोई भी गत्ता वगैरह ले लिया उसको जोड़ के हम ये जो है, या बोरी से भी हम अगर सिल के चाहें तो इसको बना सकते हैं। तो अलग अलग आइडिया से इसके बाद में इनको एक पूरा रोल बन गया है, इसको जो है एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना है। अब आपको धीरे धीरे जब ऊपर से नीचे आएगा तब भी वो जो पैर जो है वो आगे रख सकते हैं। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है बच्चों को एक नई एक्टिविटी करने के लिए। तो ये जो है ह्यूमन कैटरपिलर रेस इस गेम का नाम है। नेक्स्ट प्लीज। तो एक इसके अंदर ये जो है बॉल ट्रेन रेस, ये बॉल ट्रेन रेस जो है एक बहुत ही अच्छा हमारा गेम है। इस गेम के अंदर हम क्या कहते हैं, इसके अंदर तो हमने गुब्बारा रखा हुआ है, गुब्बारा जो है हमने 2 व्यक्ति के बीच में आ गया है, एक चेस्ट हो गई है, दूसरे की बैक हो गई है, और इतना प्रेस करने से गुब्बारा टूटे भी नहीं। अब धीरे धीरे उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, और इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि हाथ जो है उन्होंने नीचे रखे हुए हैं। जब भी कभी गेम कराता हूँ तो इसमें बच्चों को बोल देता हूं मैं, हाथ अपने सिर के ऊपर रखें, दोनों को फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें, हाथ ऊपर रखें, जिससे कि हाथ से फिर वो जो है इसको गुब्बारे को हाथ रोकने के लिए यूज नहीं कर पाएंगे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। अगर इसको और डिफिकल्ट बनाना है तो हम जिगजैग वे के अंदर भी इसको चला सकते हैं, या एक कोई सामने अपना हर्डल रख दिया, उसके जो है पूरा चक्कर लगा के वापस आना है। तो बहुत एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हमारी हो जाती है, इसको बॉल ट्रेन रेस बोलेंगे। नेक्स्ट प्लीज। अब ये कैट एंड माउस, ये जो है कई बार हम इसको बाघ बकरी भी बोल देते हैं, और इसके अंदर ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग गेम सा है। इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि जो जिन्होंने सर्कल बनाया है, सर्कल वाले सभी के सभी बच्चे जो है अपना हाथ पकड़ लेंगे, और माउस जो है, जो चूहा जो है वो इसके अंदर ही रहेगा सर्कल के अंदर, और जो बिल्ली है वो जो है वो बाहर रहेगी, जैसे कि इसके अंदर भी दर्शाया गया है। अब बिल्ली जो है कि कोशिश करेगी कि वो सर्कल के अंदर जाके और चूहे को छूने की कोशिश करेगी, मगर जो बाकी बच्चे जिन्होंने हाथ पकड़े हुए हैं, इसके अंदर हाथ दिखाए नहीं पकड़े हुए, जिन्होंने हाथ पकड़े हुए हैं वो बिल्ली को अंदर नहीं आने देंगे। अगर बिल्ली अंदर आ जाती है तो चूहा जो है, चूहे को तो परमिट करेंगे कि वो बाहर चले जाए, और बिल्ली अंदर आ गई तो बिल्ली को जो है बाहर जाने की परमिट नहीं करेंगे, बिल्ली को थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। इसके अंदर थोड़ा सा ये जो है कि स्लाइटली रफ गेम है, तो आप डिपेंडिंग अपॉन किस तरह के बच्चे हैं उसके मुताबिक आप देख लेना इसको कैसे कर, नहीं तो फिर इसके अंदर कुछ रूल जो है हम अपना मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये जो बाघ बकरी या कैट एंड माउस का गेम है। नेक्स्ट प्लीज। एक है टॉस एंड कैच इन सर्कल। अब थोड़ा सा अगेन पिक्चर बहुत अच्छी नहीं है। इसके अंदर हमने क्या किया है कि बच्चों को जो है हमने एक सर्कल बना दिया, हर बच्चे के पास में एक बॉल दे दी। बच्चे शुरू में हमने बच्चों को सिखाते से पहले ये कहना है कि आप पहले बॉल को टॉस करो, और जब बॉल नीचे आए तो उसको आप अपने आप ही पकड़ लो, अपनी बॉल को खुद पकड़ लो।
सभी सर्कल में है, और हर एक का मुंह जो है या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सब या राइट टर्न या लेफ्ट टर्न जो भी होना चाहिए, अंदर की तरफ वो मुंह नहीं होना चाहिए। अब ये जो है इसके बाद उन्होंने बॉल टॉस की, 4-5 फुट ऊपर गई है, फिर उन्होंने बॉल को पकड़ लिया। 2-3 बारी ये करने के बाद उनसे कहना कि जब आप बॉल टॉस करेंगे हर बच्चा जो है 2-2 स्टेप आगे लेगा, और 2-2 स्टेप आगे लेने के बाद में आपको जो है, आपको दूसरे वाले जो आपके सामने खड़ा हुआ है, जो आपके सामने है, उसकी बॉल पकड़नी है, आपकी बॉल जो आपके पीछे वाला बॉल पकड़ेगा। इसको ऐसे सर्कल में ये हम इसको रोटेट करते रहेंगे। सभी ने एक साथ बॉल टॉस की, 2 स्टेप आगे लिए, मैंने सामने वाले की बॉल पकड़ी, मेरी वाली बॉल मेरे जो पीछे उसने पकड़ी, ऐसे सब के सब घूमते रहेंगे, तो एक गेम जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक बात का ध्यान रखिए, जो भी गेम आ रहे हैं अभी तक, इसके अंदर सभी के सभी बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऐसा नहीं जैसे रिले के अंदर था कि 4-4 बच्चे जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, बाकी बच्चे देख रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा ये जो है कि करने के लिए कि सभी बच्चों का मास पार्टिसिपेशन हो सके, तो वो ज्यादा गेम अच्छा रहता है। नेक्स्ट प्लीज। एक ये जो है फॉलिंग स्टिक चैलेंज, बहुत ही अच्छा गेम है। इसके अंदर जो है कई तरह की हम वेरिएशंस भी कर सकते हैं, हम अपना वांड भी ले सकते हैं, लाठी भी ले सकते हैं, या पूल नूडल भी एक इक्विपमेंट है, वो भी हम ले सकते हैं। और उसको जो है हमने लिया, दोनों बच्चों ने उसको वर्टिकली खड़ा किया, जब सिग्नल दिया रेडी गो, तो ये पहला वाला बच्चा ये जो है, अब दोनों बच्चे अपने स्टिक को छोड़ेंगे और दूसरी स्टिक को पकड़ने की कोशिश करेंगे उससे पहले कि वो जमीन पे गिर जाए। उसको उन्होंने उसको जमीन पे गिरने नहीं देना है। तो बड़ा अच्छा गेम है कि इन्होंने जब एक साथ ही दोनों ने सिग्नल दिया रेडी गो, इसके रिएक्शन टाइम देखो आप, इसके अंदर किस तरह से उसका उनका रिएक्शन है इन्वॉल्व हो रहा है। और फिर थोड़ी स्पीड भी, ये जो है थोड़ा एक्सेलरेशन ही कहेंगे, स्पीड तो नहीं बोलूंगा मैं, थोड़ा सा डिस्टेंस है। इसी गेम को जैसे हमने बॉल टॉस रेस किया था जो पहले किया था, अब ऐसे ही है जो है इसको भी सर्कल में भी खड़े कर सकते हैं, 10-12 बच्चे हो सकते हैं, हर एक के पास में एक स्टिक हो सकती है, वांड हो सकता है, और उसके बाद में उनको सर्कल के अंदर जो है वो घूमना है। मेरे को आगे वाले की पकड़नी है, आगे वाले को उसके आगे वाले की पकड़नी है, या जो मेरे पीछे है उसको मेरा वाला जो है वांड को पकड़ना है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। और फिर इसके अंदर दोबारा देखिए सभी के सभी बच्चों का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर हो रहा है, तो ये हमने थोड़ा एम्फेसाइज ज्यादा करना है। नेक्स्ट गेम है हमारा हुला हुप पास। जो हुला हुप है कि इसके अंदर एक सर्कल बना लिया, एक सीधी लाइन भी बना ली, सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और एक हुप जो है हमने अंदर रख लिया है। अब इसको हाथ हमने छोड़ने नहीं है, बगैर हाथ छोड़े जो है उनको सर्कल हुप को जो पास करना। कई बच्चों ने ऑलरेडी भी पहले खेला होगा। इसके अंदर जो है कि बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, और बच्चों को ये जो है इसके बीच में 2 ग्रुप भी हो सकते हैं, कंपटीशन भी हम अपना कराया जा सकता है, या सबको जो है एक बार ही करना, या 2 हुला हुप भी हो सकते हैं, एक राइट से टर्न कर रहा है, एक लेफ्ट से जा रहा है, एक हुप थोड़ा बड़ा हो, एक थोड़ा छोटा होगा। अलग इसके अंदर अलग अलग तरह की वेरिएशंस भी हमारे इसके अंदर हो सकती है। नेक्स्ट प्लीज। अब ये जो गेम है पैराशूट गेम, इसका तो कम से कम 1 घंटा ही जो है इसका एक सेशन अलग से ही हो सकता है। इसके अंदर जो है कि अलग अलग तरह के पैराशूट जो है एक इक्विपमेंट है, बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही, और हो सकता है आप भी इसको यूज कर रहे होंगे स्कूलों के अंदर। तो इसके अंदर भी ये जो है कि अलग अलग तरह के जो है कि इसको थोड़ा सा हमने ऊपर उठाया, फिर इसको एकदम नीचे किया, तो एक इसका साथ में जो है जो मशरूम टाइप जो फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है। या इसके अंदर कई माइनर गेम्स जो है, एक जैसे कि एक हाथ से पकड़ लिया, सबका मूव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, या सब मूव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे, और उसके बाद उनको उसके अंदर एक रोटेशन लगाना है, चाहे आप वॉकिंग करते हुए करें, चाहे थोड़ा जॉगिंग करते हुए करें, और इसको कई बार अप एंड डाउन इसको जो है पैराशूट को करते रहेंगे। और एक और गेम इसके अंदर बड़ा अच्छा है, चूहा और बिल्ली। चूहा और बिल्ली के अंदर भी सभी ने पकड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट इसका हॉरिजॉन्टल रखा है, चूहा जो है इसके नीचे आ जाएगा और बिल्ली जो है उसको ऊपर रहेगी, और बच्चे जो है इसको जो है हाथ के ऊपर नीचे इसको हिलाएंगे। बिल्ली को पता नहीं चल पाता चूहा कहाँ है, चूहा तो घूम रहा है सब जगह, और बिल्ली को पकड़ने के अंदर जो है कि थोड़ा सा काफी मशक्कत जो है करनी पड़ती है, काफी एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तभी पकड़ पाते हैं। तो इस तरह के ऐसे इसके अंदर जो है हमारे अंदर कोई सामान भी इसके अंदर डाल सकते हैं, इसके अंदर हमने इसको उठा के जो है एक जगह से दूसरी जगह भी फेंकना है, तो वो भी चीज हम इसके अंदर लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब ये जो है कि बहुत अच्छा गेम है, इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव स्टैंड अप। 2 बच्चों ने कर लिया, बैक टू बैक खड़े हो गए और हाथों को उन्होंने इंटरलॉक कर लिया। अब इसके बाद जब खड़े हुए तो धीरे धीरे वो नीचे बैठेंगे, बैलेंस को मेंटेन करते हुए, एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा अपना वेट डालते हुए।
अब जब बैठ गए नीचे, फिर इसी पोजीशन से उनको जो है बच्चों को ऊपर वापस खड़ा होना है और हाथ छोड़ने नहीं है। तो एक इसके साथ में एक और इसी से रिलेटेड एक गेम और है, इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल खड़ा हुआ है, उसने चाहे अपने हाथ जो है थोड़े से फोल्ड कर लिए हैं अक्रॉस द चेस्ट, और उसके बाद उसको नीचे बैठना है, पूरा नीचे बैठेगा और उसके बाद में फिर वो उसको जो है खड़ा होना है। तो इसके अंदर भी नॉर्मली कई बार कहते हैं ऐसा गेम जो है अगर कोई बच्चा कर लेता है तो थोड़ा सा उसका ये कह सकते हैं उसकी जिंदगी जो है थोड़ी सी लंबी हो जाती है, कि ऐसे लिटरेचर के अंदर पढ़ने के अंदर आया है। और ऐसी यही गेम जो है, एक और गेम इसके अंदर हम अपना कर सकते हैं, एक सर्कल बना सकते हैं। सर्कल के अंदर भी ये जो है एक दूसरे को जो है उन्होंने ऐसे पकड़ा, स्पेयर के अंदर सर्कल बना हुआ है, अब एक दूसरे को जो है पुश करते हुए सब पूरा सर्कल ही ये जो है उठेगा। तो वो भी एक बहुत अच्छी हमारी एक्टिविटी हो जाती है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल। इसके अंदर भी आप देखेंगे सभी के सभी बच्चे जो है एक साथ इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब ये जो है कुछ वीडियोस जो कि आपसे शेयर करेंगे कि इसके अंदर बहुत अच्छी कुछ एक्टिविटीज हैं। तो ये देखिए पहला, नेक्स्ट प्लीज, पहला वीडियो है क्रोज एंड क्रेन्स का, काइंडली स्टार्ट करना। इसके अंदर दो टीम रहेंगी, एक टीम रहती है क्रोज और एक टीम रहेगी क्रेन। All facing that wall, and the cranes, the blue team, are all going to face that wall. Now, as a teacher, you can be the leader, or you can choose a student helper to be the leader, and the leader is going to call out either crows or cranes. So in the first round, cranes has been called out. So the blue team, the cranes, will then chase the crows to their side. So the crows are trying to run away without getting tagged. Most of the crows have made it across safely, but one player was tagged, as we see there. So the crow, the yellow player who is tagged, will then become a crane and join the blue team. So in that round's over. All the players will reset in the middle, and the same thing will happen for the next round. So either crows or cranes will be called out depending what the leader chooses. And the game goes on until one team has all been caught, and that's it. इस गेम के अंदर जो है बहुत अच्छा ये गेम है। इसको कई बार अब हिंदी के अंदर हम राम रावण भी बोल देते हैं। तो ये जो है कि इस गेम के अंदर जो है कि टीचर को जो है दो टीम बना ली, इक्वल नंबर हो गया, और बीच में जो गैप जो है उनके कम से कम जो है 3 फुट का गैप होना चाहिए, ताकि कई बार जो है एकदम भागते हैं तो कोई सी एक टक्कर नहीं होनी चाहिए। सेफ्टी का एस्पेक्ट भी है, इसका ध्यान रखना चाहिए। और ये दूसरी लाइन जो है 10 मीटर की दूरी पे हो सकती है, तो 10 मीटर तक अगर उस लाइन को क्रॉस कर लेते हैं तो फिर वो आउट नहीं माने जाएंगे। और इसके अंदर जो है बोलने का तरीका जो है, अगेन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसको हम कई बार प्रोलॉन्ग करते हैं क्रॉस को, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे इसको जब लंबा क्रॉस करते हैं तो क्रॉस भी बोल सकते हैं, क्रेन्स भी बोल सकता है, ताकि उनके लिए थोड़ा सा एक हमेशा जो है एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहे कि क्या चीज टीचर क्या बोलने जा रहा है। और इसी गेम को हम जो है एक और तरीके से खेल सकते हैं, ऑड एंड इवन से। ऑड एंड इवन से भी हम अपना ये कर सकते हैं, या हेड एंड टेल से भी कर सकते हैं। टीचर ने ये जो है कि एक कॉइन उछाला, अगर हेड आया तो एक टीम भागेगी, टेल आया तो दूसरी टीम भागेगी। ऑड नंबर है, जैसे उसका ये डाइस के अंदर होता है, एक अगर ऑड आया तो एक टीम भागेगी, इवन आया तो दूसरी टीम भागेगी। एक इस तरह से भी इसके अंदर लॉट ऑफ वेरिएशंस वी कैन डू इट। नेक्स्ट प्लीज। So, I call them boys too. Everybody ready? Good job, good teamwork, guys. You got. Hello. So, this time we're going to go be थैंक यू। इसको बंद कर सकते हैं। इस गेम के अंदर जैसे भी कुछ कमेंट भी मैं देख रहा था। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है सर, आ रही है। अच्छा, इस गेम के अंदर भी आपने देखा जो पहले हुक पास का मैंने पिक्चर दिखाई थी, वो सेम गेम है। इसको जो वीडियो के अंदर किया है, समाव थोड़ा वीडियो के अंदर भी थोड़ा आवाज रुक गई थी। तो एक बहुत अच्छा ये एक्टिविटी है, हर एक की इन्वॉल्वमेंट आप इसके अंदर देखें कि सभी के सभी जो है इन्वॉल्व इसके अंदर हो रहे हैं गेम के अंदर।
ये पी फिजिकल एजुकेशन हुप पास या हुप पास भी हम इसको बोल सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज. This game's called Fit Music. You need hula hoop Paul for this. So in this, and you're going to place a bunch of hula hoops around the perimeter, and all the players as well are going to be somewhere around the perimeter of the basketball court. So nobody's allowed on the inside. And as a teacher, you're going to choose a direction for the students to travel in, and they're going to do some sort of, running or skipping or galloping. And when the music's on, the students are going to start traveling in that direction. So while the music plays, they're running or whatever around, again, not on the inside. When the music stops, and the players are going to have to go into one of the hoops as quickly as they can, because if it takes too long, like the one player at the bottom there took too long, maybe 3 seconds or something like that, then if the feet aren't inside the hoops, then everybody will have to do some sort of a strength exercise. So it can be a push-up or a tuck jump or something like that. And then they can continue on, so they'd all leave their hoops, and then you'd play the music again, and they'd go around and around. And so it's great, though, every time you can change up to a different type of exercise. Oh yeah, and you'd also तो इसके अंदर ये जो है गेम जो था, इस गेम के अंदर यही बताया है कि अगर जो बच्चा देरी से पहुंचता है, उसको उन्होंने कहा कि थोड़ा सा उसको पनिशमेंट वगैरह कोई भी चीज, उसे कोई एक्टिविटी करने के लिए कहें. थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा कई बार हम अपना कहते हैं बहुत अच्छा नहीं मानते हैं. इसी गेम को थोड़ा हम अपना मॉडिफाई भी कर सकते हैं. सभी बच्चे बाहर खड़े हैं और हूप के अंदर एक बच्चा भी आ सकता है, 2 बच्चे भी आ सकते हैं, 4 बच्चे भी आ सकते हैं. अब जितने भी पहले तो हमने ज्यादा सारे हुप लगाए हुए हैं जमीन के ऊपर, फिर धीरे धीरे हमने 2 हुप हटा लिए, 4 हुप हटा लिए, और बच्चों को जो है हुप के अंदर ही खड़े होना है. तो इसके अंदर इतना अच्छा लगता है कि एक दूसरे की बच्चे मदद कर रहे हैं. एक हुप के अंदर 10 बच्चे भी आ जाते हैं, कोई किसी के ऊपर चढ़ के भी खड़ा आ रहा है, कोई किसी को पैर भी रख रहा है. और ये जो इस गेम के अंदर जो मेरा एग्जांपल आपसे पूछ रहा था, इस गेम के अंदर एवरीबॉडी कैन बी द विनर. तो ये जब सभी को हुप में, जैसे कि मान लो बच्चे 20 हैं, हुप हमारे पास 5 है, तो 5 हुप के अंदर उनको किस प्रकार से एडजस्ट करना है, तो वो जो एस्पेक्ट है एक दूसरे के कैसे हेल्प कर रहे हैं, तो वो देखने के अंदर जब हम गेम कराते हैं तो बहुत ही इसके अंदर आनंद आता है. नेक्स्ट प्लीज. ये जो वीडियो था इसके अंदर 4-5 गेम जो है दिखाए गए थे. तो पहला वाला तो था कि वो थोड़ा सा स्टूल सा लेके बच्चा चल रहा है. थोड़ा सा स्टूल को जो है हम इसको अवॉइड कर सकते हैं. इसके अंदर कोई भी हम दरी छोटी सी ले सकते हैं, 2x2 की या 1x1 की, उसको ऊपर रख के चलना ना है. उस सेफ्टी एस्पेक्ट को भी हम ध्यान रख सकते हैं. और ये ऐसे ही गेम जो है कि बच्चे पेयर में भी कर सकते हैं. एक बच्चा तो चल रहा है, दूसरा बच्चा जो उसके आगे जो है कि दरी को रख रहा है. तो एक ऐसे भी इसके अंदर जो है बहुत वेरिएशंस का भी हो सकता है. और देखने में जो है और इसके अंदर इसी के साथ में हम हुप भी ले सकते हैं. एक हुप के अंदर खड़ा है, वो हुप निकाल के दूसरे आगे रखा, उसने आगे जंप किया, फिर पहला वाला हुप आगे रख दिया,
जंप किया। तो ऐसे इसके अंदर अलग अलग इक्विपमेंट को लेके भी थोड़ा सा हम जो है कि थोड़ा वैरायटी बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। Today will be something. The field of play, a tenth of the basketball court, some target lines or some finish lines, a row of yellow cones and a row of red cones. You'll have the team split into two. So you'll see here we have a black team on the left and a blue team on the right. And inside the centre of that field, you'll place the target ball. So I think we said with ours it was going to be a basketball, but if you want, you can replace the target ball with a Swiss ball. So for those who don't have the accuracy with their throwing skills, you can use a bigger target. The throwing balls can actually be replaced by tennis balls evenly amongst the teams. So you can see here players is players. See. Now let's see if they can get causing it to roll with that momentum, and the aim for the black team is to see if they can hit that target ball and get it to cross the red line. So whatever team is able to successfully do that, they'll be the winners. Okay. थैंक यू। ये मोमेंट इसको अगर हम चाहें तो हेडिंग द दो टीमें कर दी है, दोनों टीमें फिजियो बॉलर या कोई और बड़ी बॉलर रखती है। अब उनको जो है जब हम बोलेंगे रेडी स्टार्ट, तो उनको जो है अपना बॉल को थ्रो करना है और उस जिससे बॉल जो है जो लाइन है, एक तरफ लाल लाइन है जो है रेड है और एक तरफ येलो है, तो इनको जो है एक टीम का तो एम ये है कि वो येलो लाइन के क्रॉस कर दे, दूसरी टीम का एम है कि वो रेड क्रॉस कर दे। जो भी क्रॉस कर देता है उसको 1 पॉइंट मिलेगा। ऐसी बेस्ट दत्ता सर आपका आवाज नहीं आ रहा साफ। ऐसी तरह बॉल है थोड़ा सा। हेलो आपका सर ये थोड़ा वॉइस पिछले कुछ सेकंड पे क्लियर नहीं था, आवाज कट रही थी सर आपकी। दत्ता सर आप हमें सुन सकते हैं? हेलो दत्ता सर आप सुन सकते हैं हमें? हाँ मैं तो सुन रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं सर बीच में थोड़ी कट गई लास्ट के कुछ। अच्छा मैं इसको गेम को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, मगर अभी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। ओके थैंक यू अमित जी। अच्छा ये जो गेम था हमारा, इसके अंदर इसको बोलते हैं मोमेंटम बॉल। इस मोमेंटम बॉल के अंदर हम जो है कि 2 टीम बना देते हैं, 2 टीमों को 5-5 मीटर की दूरी पे 10-10 मीटर की दूरी पे खड़ा कर सकते हैं। बीच से उनके सेंटर में एक हम अपना फिजियो बॉल डाल सकते हैं। उस फिजियो बॉल को डालने के लिए ये उसके बाद हम ये दोनों टीमों को 4-4-5 बॉल दे देंगे। उसको बॉल को जो है उसको जो है फिजियो बॉल को स्ट्राइक करना है। बॉल का कि जो क्रॉस कर जाए या रेड लाइन है उसको क्रॉस कर जाए, जो कोन्स रखे हुए हैं उसको क्रॉस कर जाए, और जो टीम क्रॉस करेगी उसको 1 पॉइंट मिलेगा। इसका ऐसा गेम जो है बेस्ट ऑफ 5 बेस्ट ऑफ 11 का गेम इसका हो सकता है। इस गेम के अंदर खास ये है कि आपकी थ्रोइंग अच्छी आ रही है, एक्यूरेसी तो सर आपका आवाज फिर दोबारा से कर रहे हैं, बॉल को पकड़ भी रहे हैं, चीजें कवर हो रही है। हेलो चल नेक्स्ट चला दीजिए। रैपिड फायर यस। Equipment you're going to need is set up in a rectangular setup, so you'll have a width of around about 15 metres and a length of about 20 metres. That depends a lot on the ability level of your students. You'll then set up 3 batting tees, which will be just outside that rectangular field, probably 4 or 5 metres, and then you'll have 2 running cones, and again that can be, depending on your ability of your players, around about 10 metres apart.
Now, the batting team will stand off to the side, just out of the way of the field, and the fielding team will spread themselves out amongst the field. You'll then place a ball on each one of the batting tees, and the first two batters will step up. You'll have one of the batters will be the runner, and he'll head down to the running cones, and the other batter will step up to the first of the balls. Now, on the teacher's signal, the fatter, as you can see here shaking, he'll actually play the 3 shots in quick succession. That's why it's called rapid fire. And when he's done that, once the last ball's been hit, that is then the signal for the runner, who can then start running up and back between the cones. Now, each time he or she reaches a cone, they score a run for their team. Now, to stop the runner from running, what they have to do in the fielding team is collect those 3 balls and get them back onto the batting tees. So as soon as they've done so, the teacher yells out stop, and the runner stops running. Now, the problem with this game is maximum participation is somewhat lacking. So you can see here the batting team, there's a number of players who are waiting for their turn are actually not doing a hell of a lot. So what you can do is actually set up what's called dual pitch rapid fire cricket. So you can see here on the right hand side we've got the white team's field, and on the left hand side you've got the black team's field. Now what you see is 2 people from the white team head across to the opposition's field, and 2 people from the black team head across to the opposition field, and they'll play their shots, or they'll have their innings, I suppose, and then when they're done, after both players have had a hit, they'll head back to the field, and then the next pair from each team will head across to the opposing team's field. So that way there's no standing round, you're always involved in the play. ये जो गेम बताया था, इसके अंदर उन्होंने जो है रैपिड फायर के अंदर 3 कोन रखे हैं, 3 कोन के ऊपर एक एक बॉल रखी हुई है, एक बैट्समैन आता है, तीनों बॉलों को मारता है, और फील्डर्स हैं बॉल को फील्ड करके उन कोन के ऊपर रखते हैं। और रख रहे हैं तो उस समय ये जो है कि वो जो रन जो है वो अपना रन लेता रहेगा। इसके अंदर ये बताया था कि कुछ बैट्समैन हैं जो खाली खड़े हुए हैं, तो वो उसको बहुत अच्छा नहीं है, वो बॉक्स के साथ खेल रही है, तो वो ज्यादा अच्छा। आवाज की थोड़ी दिक्कत आ रही है मेरे को लग रहा है। हाँ जी सर, थोड़ा आवाज का दिक्कत आ रहा है सर, आपकी साइड से ना आवाज कट रहा है। हाँ जी, तो मैं अभी बीच में ठीक हो जाता है सर। ये तो लास्ट ही था शायद नंबर एक्शन में, ये चला एक बार। चलो वैसे तो ये मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो मैं ये जो है कि इसके अंदर सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि नंबर्स एंड एक्शंस, ये गेम जो है ये भी बहुत अच्छा है। क्या सुन के इनको आइडिया लग जाए? सर आप बोलते रहिए, सिंह बैकग्राउंड में भी। अच्छा, मैं बोल देता हूँ। For number 1, you have to give high five with your partner. Okay. So 1. Okay. We'll repeat again. 1. Okay. 1. Good. Now you have to be really fast, okay? Because you have to warm up your body, your heart, spirit, and so on. Okay. 1. We got number 1. Then we go to number 2. Number 2. What we have to do for number 2 is we have to make sit up, sit down, sit up. Okay. Squat. When I say 2, make a squat, okay? At the same time with your partner. Let's see. 2. Okay. 2. Oh. 1. 1. 2. Okay. तो सर आप एक्सप्लेन करते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये गेम नंबर्स एंड एक्शंस का है। इसके साथ में बोलते हैं 1 बोलेंगे तो उनको हाई फाई करना है सभी प्लेयर्स को, एक पेयर में खड़े हैं सभी करेंगे। नंबर 2 बोलेंगे तो नंबर 2 के अंदर उनको जो है स्क्वाट डाउन करना है, नीचे बैठना है और फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाना है। और नंबर 3 बोलेंगे तो कई बार इनको जो है 180 कोई भी नंबर बोल सकते हैं, तो कि नंबर 2 पे उनको क्या करना था, स्क्वाट करना था, स्क्वाट करेंगे। नंबर 1 के ऊपर हाई फाई करना है तो हाई फाई करेंगे। एक ऐसे ही ये जो है कि गेम है, इसके अंदर कई बार हम बोल देते हैं मैन फॉक्स एंड गन।
मैन के अंदर भी जो है एक आदमी जो है कि अटेंशन पोजीशन में हो जाता है, फॉक्स के अंदर जो है कानों के ऊपर अपने हाथ खड़े करके थोड़ा सा हाथ हिलाने लगता है, और गन के अंदर जो है एक अपना जो है बंदूक बना लेता है दोनों हाथों से। तो इस तरह से ये जो है कि अगर जब जो भी कोई एक्शन करेगा उसका जो है कि अप्रोप्रिएट एक्शन जो है जो अपोनेंट जिसके आगे खड़ा हुआ है उसको करना पड़ेगा। जैसे मैन बोला है, एक इन तो मैन बन गई, दूसरे वाला क्या करेगा, फॉक्स नहीं बनेंगे, उसके फॉक्स बनेंगे तो मैं आदमी को डरा देंगे, फॉक्स बनेगा तो गन दिखा देंगे, और अगर गन दिखाएगा तो आदमी बन जाएगा कि आदमी पर गन नहीं चलाएंगे। तो जैसे कि मैं किसी के आगे खड़ा हो गया, मैं फॉक्स बन गया, तो मेरे को वो गन दिखाएंगे जिससे कि वो आउट नहीं होगा, और अगर ये जो मैं गन दिखा रहा हूं तो वो आदमी बन जाएगा तब भी आउट होगा। अगर कोई दूसरा एक्शन कर लेगा, बोलते थे एक्शंस, कोई भी नंबर दिया उसके साथ में एक्शन उनको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लास्ट था सर ये। अच्छा, एक और इसके साथ में ये जाए कि बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग गेम है, इसी से रिलेटेड है, वो जंपिंग वाला है। जंप किया उन्होंने, जैसे बोला जंप और क्लैप, तो इन्होंने एक पे बोला है, पहले जंप है तो जंप कर रहे हैं, जंप फॉरवर्ड कर रहे हैं, जंप बैकवर्ड कर रहे हैं। एक पे जंप फॉरवर्ड किया, दो पे जंप उन्होंने बैकवर्ड किया, तीन पे 360 डिग्री टर्न ले लिया। अब उसके बाद में उन्होंने बोला कि यार जंप, तो जंप पे पहले तो नंबर 1 बोला तो फॉरवर्ड ही करेंगे, नंबर 2 बोला तो उनको बैकवर्ड करना है, नंबर 3 बोला तो उनको 360 डिग्री टर्न करना है। जो भी बच्चा गलत करेगा उसको -1 पॉइंट मिलेगा। तो ऐसे इस तरह से जिसके सबसे कम माइनस पॉइंट होंगे तो वो जो है अल्टीमेटली प्रोबब्ली वन कैन बी द विनर। तो इस तरह से ऐसे ही जो है हमारा साइमन सेज और जय हिंद वगैरह के ऐसे गेम करा सकते हैं। थैंक यू अमित जी। आवाज भी क्लियर नहीं है? थैंक यू दत्ता सर, आपने पूरी मेहनत से पूरा अच्छा प्रयास किया। कुछ आई थिंक बीच बीच में आवाज कट रही थी, पर शायद वीडियो से लोगों को समझ आया होगा, और हम ये पूरा प्रेजेंटेशन भी शेयर कर देंगे उषा मैम से और डिपार्टमेंट के बाकी लोगों से, तो उन तक ये बात वीडियो के थ्रू ही पहुंच जाएगी सर। थैंक यू सर। और अभी मैं अपनी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दत्ता सर। मेरी कुलीग है अल्फिया शेख, तो मैं उनको अब रिक्वेस्ट करूंगा, वो आपसे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि हाउ टू डू वर्कआउट इन क्वारंटाइन। आप सब लोग घर पे हो तो घर पे कैसा गेम करना है, बच्चों के साथ कैसा खेलना है, इसके बारे में बात करेंगी। अल्फिया, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। अल्फिया, आपको मैंने होस्ट बना दिया, आप अपने आपको अनम्यूट कर सकते हो। गुड आफ्टरनून सभी को। या सेशन से पहले मैं बोलना चाहूंगी दत्ता सर इतना सही सेशन था कि मैं वही डेज पे चली गई और मुझे लग रहा था कि काश मैं खेल पाऊं एक और बार। ओके, तो ये सेशन बेसिकली फोकस रहेगा कि जब हम लोग क्वारंटाइन के चलते या विदाउट क्वारंटाइन भी लोग कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब हम घर में रहेंगे, अभी तो वैसे भी बहुत सारे रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस है कि आपके प्रेइंग अरीना काफी समय तक क्लोज रहेंगे या जिम क्लोज रहेंगे, तो आप कैसे अपने अवेलेबल इक्विपमेंट्स जो आपके घर में उनको इस्तेमाल करते हुए आप फिजिकली एक्टिव रह सकते हो, अपने फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हो, साथ ही साथ अपने वर्कआउट्स भी कर सकते हो। तो ये सेशन डेडिकेटेड रहेगा ज्यादातर गेम्स और गेम्स के इक्विपमेंट्स कैसे घर के जो अवेलेबल सब्सटेंसेस है उनको लेके बनाने की ओर। सबसे फ्यू रिक्विजिट्स जो होते हैं घर के अंदर खेल या इंडोर खेलने के लिए, तो कुछ
जो रिक्विजिट्स होते हैं इंडोर खेलने के लिए, सबसे पहले हमें चाहिए घर. द अवेलेबल इंडोर स्पेस इज अ वेरी नाइस एनवायरनमेंट. द माइंडसेट की जो हमारे पास है, हम उसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं. सेकेंड, फैमिली मेंबर्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे प्लेइंग पार्टनर्स बन सकते हैं. थर्ड, हमें ऐसे दिमाग से घर में एक चक्कर लगाना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा कि इस सो सारे अवेलेबल चीजें घर में हम उनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम उसको खेल में शामिल करें. जैसे झाड़ू हो या पेपर हो. हम आगे सेशंस में देखेंगे पीपीटी के स्लाइड्स में कि ये सारे अवेलेबल थिंग्स जो घर में हम उनको इस्तेमाल करके कैसे अपने खुद के खेलने के इक्विपमेंट्स बना सकते हैं. और ये सब करने के लिए एक क्रिएटिव माइंडसेट होना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. इमेजिनेशन एंड इम्प्रोवाइजेशन ये मेन कंपोनेंट्स होंगे. जाहिर सी बात है, हम सब यूज्ड टू है ऑन ग्राउंड रह के, आउटडोर खेल के. हमें आउटडोर स्पोर्ट्स ज्यादा अच्छा लगता है. तो ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो. डायरेक्टली हम आउटडोर से इंडोर शिफ्ट नहीं हो सकते. काफी लोगों को दिक्कतें आएंगी. और लॉकडाउन के चलते जब हम पे काफी चीजें इन्फोर्स हुए हैं, हम लोग वॉलंटरी एक्सेप्ट नहीं किए बट इन्फोर्स हुए हैं, तो हमें वो माइंडसेट रेसिस्ट करना कि इंडोर गेम्स खेलना भी फन है, वो थोड़ा दिक्कत होगा. तो इट्स ओके, हम डायरेक्टली गो को ना जंप करें, बट स्लोली स्लोली एक एक करके ट्राई करें ताकि हमें वो फील आए, एंजॉयमेंट वाली और सैटिस्फिकेशन हो, उसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं. तो इस सबको करने के लिए to get started, all we need is a positive mindset of playing indoor is possible. तो positive mindset मेरा मतलब ये है कि move more by making small changes. आप घर में ज्यादा move कर सकते हो. जब आप एक पॉइंट से बी पॉइंट जा रहे हो तो आप अपने फ्लोर पे या टाइल्स पे मार्किंग्स बना सकते हो, जिससे आप डिफरेंट क्रिएटिव ला सकते हो. जब आप मूव करो, जिससे आपकी स्टेप काउंट्स भी बढ़ेगी. जरूरी नहीं कि आप तुरंत ही आज ही पूरे गेम्स खेलो. स्लो स्टार्ट करो, पेस ग्रेजुअली. बट सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे होता है कि आपको कंसिस्टेंसी प्रोग्रेस करना होगा. थर्ड वाला पॉइंट ये है कि डोंट रेस्ट्रिक्ट टू अ नैरो फ्रेम कि बस मेरा इतना वाला फ्रेम है, मैं इतना ही करूंगा. सारे ही चीजें ट्राई करो. जैसे हमने पहले के सेशंस में देखा कि मूवमेंट फॉर्म्स अन्य तरीके के होते हैं, जैसे एस्थेटिक, एडवेंचर, क्रिएटिव, कंपटीशन. सारे गेम्स ट्राई करो. कभी एडवेंचर की गेम जो घर में आप खेल सकते हो, जैसे ट्रेजर हंट, या क्रिएटिव गेम्स खेल सकते हो, या कोऑपरेटिव गेम्स खेल सकते हो. घर के अंदर भी आप ये सारे ट्राई कर सकते हो. और फिर आप देखना कि आपको उनमें सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट कौन से में आता है. क्योंकि जो इन स्टडीज बोलती है, साइंटिफिक स्टडीज बोलती है, हम उनको करने के लिए और एक्साइटेड और कंटिन्यूटी हमारी ज्यादा होती है उनको करते दौरान. पेस योरसेल्फ एंड लिसन टू योर बॉडी. ये सबसे मेन, हमारे बॉडी से टॉक करके लिसन करना चाहिए कि हमारा बॉडी भी हमें बात करके कन्वे करता है इन द फॉर्म ऑफ हमारा हार्ट रेट, स्वेटिंग. तो जब हम पेस करके लिसन करते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी का अल्टीमेट लेवल क्या है. आज मेरा बॉडी थक गया है, मुझे रेस्ट की जरूरत है, या मैं अपने बॉडी को थोड़ा पुश कर सकता हूँ. ये सब खेलने के दौरान हमें कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने चाहिए जो हमें इजीली मूव करने हेल्प करें. आई थिंक यहाँ पे एक और बार पेस योर एंड लिसन टू योर बॉडी रिपीट हो गया. सॉरी. अपने लाइक गर्मी ज्यादा है तो अपने आप को ज्यादा हाइड्रेट रखना चाहिए. तो बॉटल्स रख सकते हो आप अपने घर में हर जगह, ताकि आप जब खेलो या मूव करो तो आप अपने आप को 1 या 2 घूंट पीते रहो. दैट वे यू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड. और बिल्ड अ न्यू हैबिट. आप घर के अंदर एक गेम खेलने का एटमॉस्फेयर जब क्रिएट करोगे तो रोजाना एक डेडिकेटेड टाइम होगा जिसमें आप अपने फैमिली के साथ कोई गेम खेल सकते हो. तो होममेड इक्विपमेंट्स हमारा फोकस टारगेट रहेगा सेशन का. ये बनाने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए. एक है इम्प्रोवाइजेशन और इमेजिनेशन. इम्प्रोवाइजेशन इन अ क्रिएटिव माइंडसेट कि हम लोग कैसे और किस तरीके से जो अवेलेबल सब्सटेंसेस है उनको इस्तेमाल करें. उनको थोड़ा सोचे कि
इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो खेल की चीज चाहिए होगी वो बन सकती है। जब भी हम इक्विपमेंट डिजाइन करें तो उसके पीछे 2 बेसिक लॉजिक होनी चाहिए कि जो भी हम डिजाइन करें वो गेम में लाइक सर्व द पर्पस ऑफ द एक्चुअल इक्विपमेंट। जैसे बैट से बॉल को हम मारते हैं, अगर हम बैट की जगह कोई इक्विपमेंट बना रहे हैं तो वो बॉल को मारने का जो ये होता है वो सर्व करना चाहिए। एबल टू बी डन यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज विद इन होम। हमें फैंसी इक्विपमेंट्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो भी हम खेलना चाहते हैं उसमें जो भी घर में घरेलू चीजें उसी को इस्तेमाल करके खेलने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसे मैं बता रही थी होममेड इक्विपमेंट्स, अगर आपको पेपर बॉल बनाना हो तो आप पेपर को लेके क्रश कर सकते हो और बॉल बना सकते हो, फिर उसको सेलो टेप डाल दो तो अच्छी सही बॉल हो सकती है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, आप सॉक्स ले लो, बहुत सारे पुराने कपड़े डालो, उसको टाई कर दो, वो आपका बॉल होगा। तो 2 फील्ड में हो काफी साल से, तो आप लोग भी अपने इनोवेटिव इक्विपमेंट्स बना रहे होंगे। बैट, अगर आपके पास बैट नहीं है तो आप झाड़ू का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जो वो हम पानी स्वीप करने के लिए यूज करते हैं ना वाइपर, उसका डंडी भी इस्तेमाल हो सकता है। कोन्स और मार्कर्स के लिए हम बॉटल यूज करते हैं जिसमें हम पानी भर ले और उसको एक एक स्टेशन पे रखे, तो वो हमारे कोन्स जैसे रोल प्ले करेंगे। मार्कर्स के लिए हम कलरफुल शीट्स ले सकते हैं, उसको कट आउट कर सकते हैं, डबल साइड टेप से नीचे चिपका के अपने फ्लोर्स पे मार्किंग्स दे सकते हैं, तो वो हमारे मार्कर्स के रोल एक्ट करेंगे। नेट्स एंड पोस्ट्स, ऑब्वियसली बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ये सारे गेम्स के लिए नेट्स की जरूरत होती है और नेट्स को सपोर्ट करने के लिए पोस्ट। तो बेस्ट वे ऑफ नेट्स बनाना इज एक लंबी सी दुपट्टा लीजिए या बेडशीट लीजिए, पॉइंट ए या पॉइंट बी, अगर आपका विंडो हो तो उसको टाई कर सकते हो, तो आपका रूम 2 साइड पे डिवाइड होगा। अनदर वे हो सकता है कि आप 2 जगह चेयर रख लो, चेयर के टॉप पोर्शन पे टाई करो बेडशीट को, तो वो बेडशीट स्टेबल हो जाता है। अगेन आपका रूम डिवाइड हो गया और गेम खेल सकते हैं हम। मैंने आपको अभी स्क्रीन पे एक वेबसाइट शेयर किया है, उस वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो आपको और सारे इक्विपमेंट्स बनाने के तौर तरीके पता चलेंगे। इन लोग काफी इक्विपमेंट्स बनाने के आइडिया शेयर करते हैं। और उसके अलावा अगर आपको इक्विपमेंट्स की और जरूरत है तो आपको वेबसाइट भी नहीं चाहिए, आप अपने ध्यान पे थोड़ा सा जोर लगाइए तो आप खुद ब खुद बहुत सारे इक्विपमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ हम लोग गेम्स के बारे में भी देखेंगे जो इंडोर खेल सकते हैं हम। बास्केटबॉल शूट आउट, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा डस्टबिन या आपका क्लॉथ बिन जो आपका बकेट का सब्स्टिट्यूट रोल प्ले करेगा। बॉल, पेपर बॉल या स्पंज बॉल यूज कर सकते हो, या फिर अवेलेबल बॉल जो भी आपके घर में हो आप ये यूज कर सकते हो। तो बास्केटबॉल शूट आउट, वैरायटी और एडवांस लेवल में चाहूंगी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ शेयर करेगी। आप बताइए इसका नेक्स्ट लेवल, एडवांस लेवल कैसे हो सकता है? हेलो, क्या हैंग ऑन द वॉल? ओके, जी हाँ, हम एक काम कर सकते हैं कि जो बास्केट है या हम लोग जो भी यूज कर रहे हैं वो हैंग कर सकते हैं, या फिर मूविंग बास्केट बना सकते हैं कि कोई बास्केट पकड़ा हुआ है और मूव कर रहा है और आपको एम करना है और पेपर बॉल को उसके अंदर शूट करना है। जी हाँ, बॉल कैच भी कर सकते हैं कि आप बॉल एक बार वॉल पे बाउंस करो और फिर आप डस्टबिन उठा के बॉल को कैच करने की कोशिश करो। हेलो, क्या मेरी आवाज अभी आ रही है सबको? बास्केट का हाइट ऊपर रख सकते हैं हम लोग, यानी बास्केट को एक थोड़े हायर प्लेटफॉर्म में रख सकते हैं, आप लोअर प्लेटफॉर्म में खड़े हो सकते हैं, तो आप फिर एम करने की कोशिश कर सकते हैं।
नेक्स्ट वाला है डाइस वर्कआउट। डाइस वर्कआउट के लिए हमें बस 2 डाइस चाहिए होंगे और ये खेलने से पहले जो भी हम नंबर रोल करेंगे उसका हम कोई वर्कआउट लिखेंगे। जैसे अगर 2 आया तो मैं 5 पुशअप लगाऊंगा, 3 आया तो 15 सिटअप, 15 आया तो स्क्वाट्स। ऐसे हम 2 से लेके इसको कैलकुलेट करके 12 तक बना सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको समेट करके ऐड करेंगे और जो भी नंबर आएगा जब हम रोल करेंगे वो बंदा या जो भी खेल रहा है उसको वो वर्कआउट करना होगा। इसकी वैरायटी क्या हो सकती है? आई डोंट नो मेरी आवाज क्लियर है या नहीं, क्योंकि सारे लोग ही बता रहे हैं कि आवाज क्लियर नहीं आ रही और कुछ बता रहे हैं आवाज क्लियर है। अमित सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अमित सर, ठीक है, आ रही है मैम। तो डाइस वर्कआउट जैसे मैं बता रही थी कि आप डाइस को रोल करोगे तो जो भी नंबर आएगा उसमें कोई वर्कआउट लिखा होगा वो वर्कआउट करना चाहिए। इसका वेराइटी या एडवांस लेवल ये हो सकता है कि आप चैलेंज गेम कर सकते हो कि आप जब रोल करो तो आप अपने ओपोनेंट को चैलेंज करो कि टाइम सेट करके कि आपको ये विद इन 30 सेकेंड्स पूरा करना है या 1 मिनट पूरा करना है। तो ये वेराइटी होगा विद अ लिटिल ऑफ कंपटीशन एंड डिफिकल्टी कंपोनेंट एडेड देयर। पिलो फाइट और न्यूज़पेपर, हाँ, इस पे थोड़ा ज्यादा कंसिडर ये करना पड़ेगा कि सेफ्टी के बारे में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बट इसको खेलने के लिए हमें जो इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे वो है पिलो, न्यूज़पेपर या कलर चार्ट पेपर। तो घर में जितने भी लोग हैं वो एक एक पिलो उठा ले और एक न्यूज़पेपर ले ले। अपने जो भी आप मार्क करो कि इतने एरिया के अंदर आप खेलोगे, आप लोग सब उस एरिया के अंदर आइएगा, फिर न्यूज़पेपर पे खड़े हो जाइए। तो आपको अपने मेंटेन बाउंड्री ऑफ न्यूज़पेपर पे खड़े होके दूसरे ओपोनेंट को मारना है या जिसके साथ आप खेल रहे हो उनको हिट करने की कोशिश करिए। एवरी राउंड आप पेपर छोटा करते जा सकते हो फोल्डिंग। इसकी वैरायटी या एडवांस लेवल ये हो सकती है कि आप जब ये पिलो फाइट खेल रहे हो और ये जो न्यूज़पेपर रखे हो नीचे, आप न्यूज़पेपर को जब छोटा छोटा करोगे आपके स्टेप्स भी रिड्यूस होते जाएंगे। कभी आपको फुल बिगर बेस ऑफ सपोर्ट, स्मॉलर बेस ऑफ सपोर्ट, नैरो बेस ऑफ सपोर्ट, सिंगल लेग स्टैंड्स। तो ये वाला आपका एडवांस लेवल पे होगा जहाँ पे आपको चैलेंजेस आ जाएंगे और मोर फन फील हो सकता है अगर राइट एज के अकॉर्डिंगली हम लोग सेलेक्ट करें तो। प्लेइंग कार्ड वर्कआउट, इसके लिए हमें चाहिए होगा पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स या ऊनो कार्ड्स जो हमारे सबके घर में मोस्ट ऑफ द लाइक आई एज्यूम। अगर हमारे पास कार्ड्स नहीं है तो हम कार्ड्स बना सकते हैं और उसके पीछे हम यही लिख सकते हैं कि हमें क्या करवाना है, जैसे जंपिंग जैक्स, बर्पीज, लाइन जंप्स, पुशअप्स, स्क्वाट्स, कर्ल-अप्स। और फिर जब हम खेलेंगे तो एक कोई जब कार्ड उठाता है जो आता है उसको वो करना है। सो एवरीबडी गेट्स अ वैरायटी टू प्ले एंड डू अ टास्क। उसके अलावा जब हम ऊनो कार्ड खेलते हैं तो ऑब्वियसली उसमें कर्स कार्ड्स होते हैं जैसे +4, +2, कलर चेंज। तो आप वो +4, +2 कलर चेंज गेम में आप ऐसे कर सकते हो कि उस कार्ड्स पे आप लिख सकते हो अगर किसी को +4 आया तो उसके पीछे एक स्टिक ऑन नोट्स की +4 यानी 4 कार्ड उठा लो या फिर 8 पुशअप कर लो। तो आप अपने प्लेयर्स को जिनके साथ आप खेल रहे हो उनको चांस देते हो फिजिकली एक्टिव रहने का, जबकि वो गेम सेडेंट्री है। जैसे गेम ऊनो है वो सेडेंट्री गेम है, आपको बैठ के खेलना है, बट आप इस सेडेंट्री गेम में एक्टिविटी ला सकते हो, उसको मोर फन बना के जब आप छोटे छोटे कंपोनेंट्स ऑफ वर्कआउट ऐड करते हो। इंडोर बाउलिंग, इसके लिए आपको चाहिए होगी प्लास्टिक बॉटल्स
आइडियली आपको 10 चाहिए, मगर अगर आपके पास 6 भी हो तो चल जाएगा। बॉल या टिश्यू पेपर रोल आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपको रोल करना और देखना है कि आप कितने बॉटल्स को गिरा सकते हो। टर्न बाय टर्न लेके जब हम खेलेंगे सबके साथ, तो इट बिकम्स मोर फन। इसकी वेराइटी ये हो सकती है कि आप बॉटल्स प्रोग्रेसिवली पास से दूर रख सकते हो, बॉटल का अरेंजमेंट जो आप स्टैक करोगे वैसे, या फिर एक बॉटल को लग के दूसरा बॉटल गिरे, फिर ऑन एंड ऑन गिरे, और कितने वैसे आपने बॉटल को गिराया वो भी आप कोशिश कर सकते हो। 4 स्क्वायर, तो ये खेलने के लिए यहाँ पे जो आपने पिक्चर दिख रहा है वो एक्चुअली आउटडोर खेला जा रहा है। बट अगर आपको इंडोर खेलना है, आप घर में जो टाइल्स है उसका काउंटिंग बना के टेप से मार्किंग कर सकते हो, या चॉक्स यूज करके मार्किंग कर सकते हो, और उस प्रकार आपका जितना बड़ा साइज का टाइल चाहिए उतना बड़ा आपको टाइल मिलेगा। और उसके साथ अब बॉल चाहिए होगा जो बाउंसी हो। इस गेम को खेलने का जो रूल है वो एक्चुअली गाइडलाइंस एंड रूल हाउ टू प्ले फोर्सक्वेयर मैंने शेयर भी किया है। हॉपस्कॉच, लंगड़ी टांग, जो सबका फेवरेट है और हम सबकी चाइल्डहुड की बेस्ट वाली मेमोरी है। तो इसके लिए हम अगेन हमारे घर के टाइल्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्कर के लिए हम बॉटल कैप इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर उसको फेंक के जंप 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 गो टर्न एंड कम बैक कर सकते हैं। इसका एडवांस लेवल ये हो सकता है कि हम जब घर में ये गेम खेलते तो जाहिर सी बात है कहीं जगह सोफा रहता है, फ्रिज रहता है, बेड रहता है, तो हम ये सारा कंसिडर करके जो हमारा एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है उसी डायरेक्शन पे पाथ भी बनाए, कभी स्ट्रेट, कभी जिगजैग, कभी ये, और बहुत सारे नंबर। तो जब आप फर्स्ट टाइम ए से बी जाओगे, एक पोजीशन से बी पोजीशन पे, तो आप मे बी 45 तक सही से कर पाए, फिर आप पैदल चल के गए, या कभी आप बोर हो रहे हो तो आप पूरे 50 तक जा पाओगे ऐसे। तो दैट वे आपका फिजिकल फिटनेस भी इम्प्रूव होगा और गेम भी हो रहा है। और इसको ऐसा नहीं कि मुझे सबके साथ खेलना है। जब भी हम हॉपस्कॉच के स्क्वायर्स ग्राउंड पे देखते हैं तो अपने आप ही हम वो खेल लेते हैं। तो अगर आप बाय डिफॉल्ट घर पे कहीं बनाए रखते हो तो अपने आप वो खेलने की इच्छा होती है। पेपर प्लेन डार्ट, इसको खेलने के लिए हमें पेपर प्लेन चाहिए होगा और एनी ऑब्जेक्ट एज अ टारगेट। तो इसको खेलने दौरान हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जो पेपर पेन का टॉप पोर्शन होता है वो थोड़ा शार्प होता है। हमें ध्यान में रखना होगा कि वो किसी को हर्ट ना करे, और हम जब एम करें तो वो कोई आगे मूव करता ना हो ताकि गलती से उसको लगे। तो सेफ्टी कंसिडरेशन होनी चाहिए। पेपर प्लेन बनाने के लिए तो हम लोग ने जो बचपन में सीखा है, पेपर प्लेन बनाओ, एनी ऑब्जेक्ट एज द टारगेट, मतलब आप कोई बकेट या कुछ ले सकते हो जो हायर प्लेटफॉर्म पे रखो, आपको वो पेपर प्लेन उड़ा के उसके अंदर लैंडिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। दैट्स अनदर वेराइटी ऑफ द गेम जो हम खेल सकते हैं। इसका एडवांस लेवल ये हो सकता है कि जो आपका टारगेट ऑब्जेक्ट हो वो बाय डिफरेंट प्लेसेस पे हो। जैसे गोल्फ में होता है, एक होल रीच करने के बाद हम दूसरे होल पे जाते हैं, वैसे ही तीसरे होल पे जाते हैं। उसी प्रकार पहले वाला इजी लेवल, अगर आपने यहाँ पे आपका पेपर प्लेन डार्ट को लैंड करने में सफल हुए, फिर आप टारगेट बी पे जाओगे, फिर वैसे ही टारगेट सी पे जाओगे, तो वो कोर्स बनेगा और ऐसे ही डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होती जाएगी। आप टवल एक्टिविटी, इसके लिए बस एक टवल की जरूरत है। मैं बस वीडियो में बताती हूँ कि ये
नेक्स्ट वाला गेम है ट्रेजर हंट। जैसे मैं बता रही थी कि हमने बहुत सारे डिफरेंट मोमेंट फॉर्म्स देखे, उसमें एक आता है एडवेंचर। तो अगर आप लोग को अपने घर में एडवेंचर कुछ करना है तो आप फैमिली में टू ग्रुप्स बना सकते हो, जैसे लाइक मॉम एंड एक और बच्चा, और डैड और एक और बच्चा, और फिर घर में आप डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट स्पॉट्स पे चीजें हाइड करोगे और वहां पे क्लूज रखोगे जो उनको दूसरे पॉइंट पे लीड करेंगे। तो दैट वे यू आर ऑल मूविंग अराउंड द हाउस। और द बेस्ट पार्ट इज आपकी रूटीन नहीं हैम्पर होगी। आप एक टारगेट दे सकते हो कि मैंने एक ट्रेजर घर में छुपा दिया है, आपको पूरे मिलते हैं 3 घंटे, क्लूज भी इधर उधर रखे हुए हैं, आपको 3 घंटे के अंदर वो ट्रेजर को ढूंढना है। तो बेसिकली आपके पास वो 3 आवर्स जो है, तो आप अपने नॉर्मल काम में जब ब्रेक लो तब भी जाके आप वो ट्रेजर हंट की एक एक क्लूज ढूंढने की कोशिश कर सकते हो। बॉल कैच, अगेन बॉल, पेपर बॉल भी हो सकता है, पिंग पोंग बॉल, या जो भी एग्जिस्टिंग बॉल हो आपके घर में। और इक्विपमेंट के लिए आप पेपर कप्स यूज कर सकते हो, या अगेन जो हम लोग का वेसल हो सकता है वो यूज कर सकते हो, या आप पिक्चर में देख सकते हो कि डिफरेंट कप्स को आप टेप लगा के टेबल पे अटैच कर सकते हो। तो आपको अभी शूट करना है, कोई आपको बोलेगा कि कप 3, कप 4, तो आपको एम करना है कि आपका बॉल उसके अंदर ही लैंड हो। घर के अंदर हम गोल्फ भी खेल सकते हैं। अगर हमारे पास गोल्फ स्टिक नहीं है तो हम झाड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हमें उसका जो होल ओपनिंग बनाना है, इसके लिए हम कोई कार्टन बॉक्स यूज करते हैं जिसको हम फेस, जिसका ओपनिंग होता है वो साइडवेज फेसिंग रखे ताकि बॉल को उसके अंदर डालने की कोशिश करें। तो हम उसको डिफरेंट लेवल्स पे रख सकते हैं, कभी पास कभी दूर, एंड देन झाड़ू को इस्तेमाल करते हुए हम उसको एम करने की कोशिश करें कि उसके अंदर जाए। अगर हमें डिफिकल्टी बढ़ानी है तो हम वो बॉक्स का जो ओपनिंग साइज है छोटे बॉक्सेस रख सकते हैं, या फिर ग्लास, स्टील के जो ग्लास होते हैं बॉल के साइज के अनुसार जो वेरी करके स्टील ग्लास और छोटा बॉल, या अगर बॉल बड़ा हो तो बड़ा वाला कार्टन। ऐसे हम लोग बेस्ड ऑन साइजेस हम इक्विपमेंट्स घर में जो अवेलेबल है वो चूज कर सकते हैं। ये कोट अनिकेत ने बताया है कि योर फिटनेस इज ओनली लिमिटेड बाय योर इमेजिनेशन। तो अगर देयर इज नो ब्लॉकेज कि हम फिट बस बाहर जाके रह सकते हैं या जिम में रह सकते हैं, हम फिट इंडोर भी रह सकते हैं। और इसी के माइंडसेट के साथ हमारे कलीग अनिकेत ने ये पीडीएफ बनाया है जिसमें इन गेम्स के डिटेल्स दिए गए। आपकी स्क्रीन पे मैंने लिंक भी शेयर किया है और उसका फ्रंट पेज का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। आप इस गेम्स के बारे में अगर डिटेल चाहते हो तो आप यहाँ पे जाकर बारे में पढ़ सकते हैं। और रही बात, अभी सिंस हम काफी देर से यानी 11:30 से अराउंड 1:30 तक सेडेंट्री है, बैठे हैं सेशन, तो हम अभी क्विक गेम करेंगे। मेरे पास डाइस है, मैं डाइस स्पिन करूंगी और फिर जो भी नंबर आएगा उसके अनुसार मैं आपको एक वर्कआउट बोलूंगी और आपको सबको अपने प्लेस में करना है। तो मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करती हूँ और सबके कैमरा मोड्स ऑन करती हूँ ताकि मैं देखूं कि सब कर रहे हैं या नहीं। तो मैंने डाइस स्पिन किया और नंबर आया 4 और 4। तो मैं चाहूंगी कि 8 स्क्वाट्स किया जाए। सब अपने प्लेस में उठिए और 8 स्क्वाट्स कीजिए। पार्टिसिपेंट्स, हम काफी समय तक सेडेंट्री रहे हैं। कुछ लोगों ने शुरू किया है। ओके, थोड़े लोग अपना कैमरा एडजस्ट कर रहे हैं, दैट्स नाइस। राम प्रकाश सर, अनुराग तिवारी सर ने किया, नाइस, वेरी नाइस।
सेशन एंड करते हैं. थैंक यू. Amit sir, I'll make you the host. थैंक यू एल्फी. आई होप कि आपको थोड़ा ये काम आएगा. आप सब घर पे ही हैं और घर पे और आपका माइंड ऑफ हमारे पी टीचर व्यायाम शिक्षक का उसका सदुपयोग करके हम पूरा बुकलेट बना सकते हैं. हम तो एक बुकलेट बनाए हैं, पर आप लोग ऐसी अपनी बुकलेट बना सकते हैं अपने एरिया के बच्चों के हिसाब से. तो आज जुड़ने के लिए धन्यवाद. कल हमारा आखिरी दिन है, तो सेम 11:30 शुरू करेंगे हम कल. और कल 12:30 के आसपास हम जब 1 घंटा पूरा करेंगे तो हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे फीडबैक फॉर्म के लिए. और इस जूम चैट पे ही हम फीडबैक फॉर्म सबके लिए डाल देंगे. सब लोग तभी 5 मिनट के दौरान फीडबैक फॉर्म भी भर देंगे, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए इसको एक्सेस करने में. और आज की भी सारी प्रेजेंटेशन मैं उषा मैम से शेयर कर दूंगा. मैम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के थ्रू आप तक ये पहुंचा देंगी प्रेजेंटेशंस को. उषा मैम, कुछ और ऐड करना है हमको? अब मेरी आवाज आ रही है क्या सर? हाँ जी मैम, आ रही है. हाँ, आज का सेशन बहुत शानदार रहा. और सच मानिए कि आज जो सेशन चल रहा था, हम लोग अपने काफी कुछ सालों के पीछे चले गए. और जैसा कि आलिया मैडम ने कहा कि ऐसा मौका मिलेगा हमें खेलने का, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम आज सब खेल रहे थे. और हमारे पार्टिसिपेंट्स की संख्या जो अंत समय था वो बताती है कि उन्होंने भी आज का सेशन बहुत एंजॉय किया है. और सबसे बड़ी बात कि हमारे जाने माने संस्थान के LNIP लक्ष्मी निशा इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के हमारे गुरु मैं कहूँ परम श्रद्धेय डॉक्टर अश्विनी कुमार दत्ता जी हमारे बीच में उपस्थित थी. ये हमारे लिए और आपके माध्यम से उपलब्ध कराए गए सेशन बहुत गौरव की बात थी. और हमें इस तरह के सेशन देखने को मिलते रहेंगे. और जो उन्होंने स्वरूप समझाया है माइनर गेम्स का, वो वास्तव में काबिल तारीफ है और बहुत बहुत अच्छा लगा. ऐसे ही मुझे पूरा विश्वास है मेरे सभी पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने आज मध्य प्रदेश के तरफ से ज्वाइन किया है, सभी को बहुत अच्छा लगेगा. तो एक बार फिर से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद. अश्विनी दत्ता सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद. मैं उनकी शिष्या ही हूँ और 82 में मैंने पास आउट किया था, चलो बता देती हूँ. और सर मेरे रहे थे, मैंने उनसे कोचिंग ली है. और साथ ही जो है ना, आलिया मैडम को भी बहुत बहुत थैंक्स. उनका भी आज का सेशन बहुत शानदार रहा. और थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. थैंक यू. नमस्ते मैम, और सब लोग को नमस्कार. कल 11:30 शुरू करेंगे सर. ठीक सर.